आदित्य, अगली बार जब मिलेगा तू अपनी फिल्म के साथ, विल यू बी द सेम पर्सन? I have to be the same person. I better be the same person. If I'm not, you remind me the person I was. आई विल रिमाइंड यू. बिकॉज ऑफ द फ्लीटिंग नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी फास्ट स्टोरीज ट्रेवल कर रही हैं आज की तारीख में. सिनेमा विल हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड. बच्चों की देखभाल करना और उनकी शादी करने के लिए पैसे जो इकट्ठा किए थे ना, वो इनकी पुरानी फिल्मों के नेगेटिव्स को बेच के उसमें से चांदी जो निकलती थी ना, उस चांदी को निकाल के बर्तन बना के शादियाँ करवाई सबकी. हायरार्की अगर बनाए तो सबसे पहले ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, 100%. देन कंटेंट, स्टोरी, yes. एंड देन क्रिएटिंग द ऑनेस्ट वर्ल्ड, एंड देन everything else. Honesty is the key word here. Okay, friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Brutally Honest. आपने सुना होगा बहुत कि जनरली बात होती है, फिल्म फैमिलीज़ की काफ़ी बात होती है, तो 3-4 फैमिलीज़ का अक्सर जिक्र होता है. और मैं भी अभी तक यही मानता था कि फिल्म इंडस्ट्री में दे आर ओनली 4 or 5 बिग फैमिलीज़ जहाँ पे 3-3, 4-4 पुश्तों से लोग फिल्में बना रहे हैं. बट देन आई read about this brilliant young filmmaker who has given back-to-back 3 brilliant and very successful films. आपने मुंजिया का नाम सुना ही होगा. रिसेंटली एक फिल्म आई है कुकदा नाम से Z5 पे, एंड बिफोर दैट देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड ज़ॉम्बी वली, एंड इट हैज़ बीन मेड बाय अ ब्रिलियंट डायरेक्टर हु हैज़ बीन वर्किंग फॉर व्हाट 10, 11, 12 years. कितने साल हो गए सर? अभी 16 साल हो गए. 16th year as a director. Oh my God! So meet Aditya Satpodar. Thank you, sir. And one of the finest young talent, young बोल सकता हूँ तुमको यार. सर अभी पहली फिल्म आई है तो इंडस्ट्री में पहली कैसे है यार? थिएट्रिकल हिंदी पहली फिल्म है. सो आई हैव मेड फिल्म्स बिफोर इन. तो ऐसे बोला करो, पहली हिंदी फिल्म. पहली फिल्म तो नहीं है तुम्हारी. एक हमेशा वाइब तो वही होती है ना, कोई भी फिल्म आए तो अपनी पहली फिल्म जैसे ही आ जाती है. बट दिस हैज़ बीन स्पेशल सर, बिकॉज आई हैव बीन मेकिंग मराठी फिल्म्स. अभी 16 साल हो गए. 2008 में पहली मराठी फिल्म बनाई थी एज ए डायरेक्टर, और तब से 9 फिल्में बनाई मराठी में. और बहुत बार ऐसे सोच रहा था तभी ड्यूरिंग द लास्ट 5-6 years कि कुछ थोड़ा यू अप द गेम, थोड़ा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे और फिल्में बनाए. सो पोस्ट पैंडमिक आई हैव टेकन दैट लीप, और उसके बाद जो पहली रिलीज़ हुई है हिंदी फीचर फिल्म वो मुंजाई थी. So in a way you can call me a young filmmaker. भले ही 16 साल हुए, I am still just starting out. कितनी एज में शुरू किया था? तो मैंने पहली फिल्म बनाई थी जब भी मैं था 23 साल का. I was 23 when I directed my first film. फर्स्ट फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीचर. पर तुम काम कब से कर रहे हो? तो मैं काम कर रहा हूँ सर 14 साल से. आई वॉज 14 एंड तब से आई वॉज टू इंटर्न देन वर्क एज एन असिस्टेंट. हमारी प्रोडक्शन कंपनी थी पुणे में, और हमारे क्लाइंट्स थे जो कॉर्पोरेट वीडियोस हम बनाते थे फॉर टाटा मोटर्स एंड फॉर संचेती हॉस्पिटल. काफ़ी वहाँ पे रेप्यूटेड पुणे में, तो वो पिंपरी चिंचवड और वो पूरी जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल बड़े कंपनीज है, तो उनके लिए वी यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस. और तभी मैंने शुरुआत की थी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू गो एंड डायरेक्ट दोज 30 minuters, 20 minuters, and you know how they are, the social service videos और training videos. पर वहाँ पे ना हाथ साफ हो जाता है. यू डू हैंड्स ऑन. आप खुद कैमरा ऑपरेट कर लेते हो, आप खुद एडिट कर लेते हो, आप खुद ग्राफिक्स बना लेते हो. तो बिकॉज दे आर लो बजट वंस, और पॉकेट मनी मिल जाती थी, तो आई हैव टू बी वेरी हैप्पी डूइंग इट. सो शुरुआत वहाँ से हुई. उसके बाद आई जॉइंड रामोजी फिल्म सिटी. तो मेरे पिताजी थे वहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में थे, ETV नेटवर्क में थे, एंड ही वाज देयर फॉर अराउंड 3 to 4 years. सो ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप ETV मराठी देयर, एंड ऑल्सो वेरी इन्वॉल्व इन दैट होल रामोजी ऑपरेशंस. तो छुट्टी में गया था मैं वहाँ उनको मिलने के लिए 10th की, और वहाँ पे रामोजी राव मिले, और वो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम अभी, लाइफ में क्या करना चाहते हो. तो आई सेड आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर. तो बोले यहाँ आ जाओ, दिस इज द बेस्ट प्लेस यू कैन लर्न. Really? So I said, as what? He said, do whatever you want. So I had moved to RFC when I was, I think 18-19 साल का था. एंड कॉलेज चल रहा था तभी भी, बट कॉमर्स इसीलिए तो लिया था कि बहुत और एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें कर पाऊँ. सो आई वॉज देयर, एंड आई थिंक दैट वॉज अ बिग फेज इन माई लाइफ वेयर आई कुड लर्न हैंड्स ऑन, कैमराज क्या होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, ऑन शेयर, बिकॉज टू हैंडल सेट्स ऑल्सो. और वहाँ पे बहुत शूट्स होते थे इन दोज दैट टाइम. सारी हिंदी फिल्म 2004-5 के टाइम में तो वहाँ पे पैक्ट हो रहते थे. तमिल, तेलुगु, बंगाली भी लोग ऑल shoot करते थे, लैंग्वेजेस, हिंदी ऑल तो लैंग्वेजेस. करते ही थे. तो वहाँ पे ना
आप बाहर निकलते हो और यू वॉक फ्रॉम द गेट टू द ऑफिस और आपको कम से कम 10 फिल्में शूट होते हुए दिखती थी, तो मैं खड़े रह के देखता था, मैं कभी कभी लोकेशन मैनेज करता था. So one can say officially your career was triggered off by great Ramoji himself. Yes, he passed away now, but I recently, think he was a doyen, I would say, very instrumental figure to shape a lot of people's careers. And उसके बाद I came to Mumbai. I felt I'd learned enough. मुझे थोड़ा independent काम करना था. बोला मुंबई में आते, यहाँ थोड़ा सीख लेते, बिकॉज वहाँ पे ना रामोजी में एक कंफर्ट स्पेस बन गई थी, बिकॉज वो अलग दुनिया है, एंड यू बीन देयर सो यू नो हाउ इट इज, कि वो गेट के अंदर की दुनिया पूरी अलग दुनिया है. यानी लगता ही नहीं आप इंडिया का कहीं पार्ट हो, एकदम सेपरेट लगता है. कंप्लीटली. तो वहाँ से मैं यहाँ आया और आई जॉइंड RDP, रमेश देव प्रोडक्शंस, असिस्टेंट अभिनय. वी आर वेरी क्लोज टू रमेश जी. सो अभिनय देव के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट शुरुआत की एट फिल्म्स. तो उनके जो भाई है अजिंक्य देव, उन्होंने हमारे होम प्रोडक्शन में फिल्में की थी एज एन एक्टर. और रमेश देव और सीमा देव हमारी बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है. अरे वाह, हमारे भी बिल्कुल, वी आर लाइक फैमिली. अमेजिंग, बहुत ही स्वीट कपल. बट आई रिमेंबर तभी भी ऐसे था कि एज अ वेरी फैमिली स्पेस, किया क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, ज्वाइन कर लो, अभिनय इज डूइंग वेरी वेल, एंड ही वाज तभी वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट फिल्ममेकर्स. Of course, even now. Pallavi and Pallavi's father, Yes. and Ramesh Dev, they ran a drama company as partners for 30-40 years. Oh, so I'm sure they knew, because रमेश जी और सीमा देव met in our पुणे में. हमारे ग्रैंडफादर के भाई जो अभी he is not there, but चारुदत्त सरपोतदार बोल के थे, he used to run the Pune guest house, which was the first lodging for film industry in Pune. Exclusively the industries to come and stay there for lodging, for food, and I'm talking about the early 50s, 60s, that era. So abhi to it's changed, but tabhi all the film fraternity, whenever they used to be in Pune, they used to stay there. तो मुझे पता है, उन्होंने स्टोरीज बताई है कि रमेश जी और सीमा जी वहाँ पे पहली बार मिले थे, एंड दे यूज्ड टू मीट देयर बिफोर दे गॉट मैरिड, एंड देन हाउ ऑल द स्टोरीज ऑफ देम, देयर रोमांटिक, यू नो, द होल जर्नी दे हैड, एंड all of that I've heard. What amazing stories. But I think that era was a very different era, you know. अभी जब भी उसकी बातें होती है, तभी बहुत ही अलग. अच्छा आदित्य, tell me something. मैं generally when I came to this industry, I'm not from Bombay and I have no connection with the film industry. तो generally मैं ये देखता था, black and white में था कि भाई कुछ लोग जो हैं they are insiders because they come from film families. तो कपूर्स and चोपड़ास and those kind of thing. और generally उन्हीं को as a film family people recognize जहाँ पे कोई एक आध बेटा स्टार हो, तो थोड़ा ग्लैमर जहाँ अटैच था. But as I started working in the industry, I realized that a lot of people, generations after generations, they have invested in this film industry. But they are like either in cinematography or direction or production or distribution. And these are the fields generally are not very glamorized, so people don't know about that, right? So I just want to tell my audience, people who are watching this, that you come from that kind of a legacy. I had thought that your grandfather was in movies and that's why your father must have come and you came, but I think it goes beyond. It was one generation before him, actually. बताओ यार जरा ये कि सब लोग हम कपूर खानदान के बारे में जानते हैं, चोपड़ा मेरा सरपोतदार खानदान के बारे में. सर वो तो थोड़ा वो ग्लैमरस लेगेसीज है उनकी, हमारी नहीं पर तुम्हारी contributing. We started. My great grandfather was, I think, one of those first filmmakers जिन्होंने शुरुआत की थी. फिल्म जब भी बनना शुरू हुई थी इंडिया में, फाल्के was, and that whole जो सर्कल था, जो ड्रामा कौन से ईयर में, which year? 1925-26 is the first time he made his first film as a director. 100 साल हो गए यार. 100 साल अभी हो जाएंगे. So you have a 100-year-old legacy. So the Aryan Film Company, जो उनकी कंपनी थी, प्रोडक्शन कंपनी, जहाँ जिसके बैनर के अंदर उन्होंने फिल्में बनाई थी, वो अभी 100 साल पूरे हो जाएंगे उसके. But कौन सी फिल्म बनाई थी पहले? तो he used to, all the films he used to make were silent films, silent movies थे. और he was known to be making historical films. तभी सोशल फिल्में बहुत चलती थी, पर उन्होंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उस एरा की स्टोरीज को ऑन द बिग स्क्रीन ही अडॉप्टेड देम. और उनकी ड्रामा कंपनी थी, तो आपको पता है कैसे पहले ड्रामा कंपनीज ने ट्रांजिशन किया था फिल्मों में. तो एक्टर्स भी वहाँ के थे, फिर टेक्नीशियन भी वहाँ के बने. तो उस फेज में वो थे जहाँ पे फाल्के और ये सब लोग एक साथ थे, मंगेशकर फैमिली. तो उनकी पूरी जो सर्कल था, वो पूरा सर्कल थिएटर से लेके जो फिल्म में ट्रांजिशन करने वाले लोग थे, बाल गंधर्व, ये सारे पूना के जो लोग थे, दे वर ऑल वन ग्रुप.
एंड प्रभात स्टूडियोज़ जो बना था वहाँ पे, दामले और फतेला और उन सब लोगों ने, उनके ग्रुप में से ये थे। तो इन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। क्या पूरा नाम था उनका? तो उनका नाम है एनडी सरपोतदार। अच्छा। एंड उनकी फिल्म कंपनी का नाम है आर्यन फिल्म कंपनी। सो उन्होंने 40 के ऊपर फिल्में बनाई थी तभी। ही पास्ड अवे वेरी यंग एक्चुअली, बट आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई हैव टू बी टोल्ड हिज स्टोरीज अबाउट हाउ उस ज़माने में वो फिल्म पे शूट किया करते थे, वो स्टॉक मिलता नहीं था, तो कैसे जाके कहीं से लेके आते थे, फिर बोरो करते थे एक दूसरे से। सब दादा साहब फाल्के की ऑटोबायोग्राफी में उनकी मेंशन है कि जैसे उन्होंने उनकी हेल्प की थी। Oh, really? Yeah, he's mentioned in his autobiography where he said that when I was making my film, how we as a group together made our first few projects. So how he was a part of that group. And I remember my grandmother telling me that he passed away with very young when his kids were really, really young. तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, उन्होंने बच्चों की देखभाल करना और उनकी शादी करने के लिए पैसे जो इकट्ठा किए थे ना, वो इनकी पुरानी फिल्मों के नेगेटिव्स को बेच के उसमें से चांदी जो निकलती थी ना, उस चांदी को निकाल के बर्तन बना के शादियाँ करवाई सबकी। तो उसने कहा था कि तभी इतनी चांदी निकली थी कि वो 7 बच्चों की शादी भी हुई, उनके बच्चों की भी शादी में वो चांदी के नेगेटिव से? या नेगेटिव इतना वैल्यू थी उस वक्त भी इस नेगेटिव वक्त, की? यस। तो उसमें से प्रॉपर चांदी निकलती थी व्हेन यूज्ड टू प्रोसेस इट, एंड उसमें थ्रेड हुआ करता था। बट इट इज़ मार्वलस, यू नो, हाउ इन दैट एरा जब भी फिल्म मेकिंग थोड़ा टैबू देखा जाता था, जहाँ पे फिल्म मेकर्स थोड़ा नाटक कंपनी, ड्रामा कंपनी वाले लोग किया जाते थे, तभी से ये लोग फिल्में बनाते थे। तो आई थिंक दे आर द रियल हीरोज ऑफ द इंडस्ट्री। कोई पोस्टर वोस्टर है आपके? हाँ, मेरे आई हैव एक्चुअली शोड यू द पोस्टर आल्सो। आर्काइव्स में काफी है, पुणे फिल्म आर्काइव्स में उन्होंने। You should send it to us. I We'll put will it in the share this podcast. poster and I'll share a couple of his creatives that तभी के जो हमें अभी मिले थे डॉक्टर। Yeah, please send, Yeah, because yeah. क्या गया है, देखो यार आदित्य, एक प्रॉब्लम क्या हो गया सोसाइटी के साथ कि हम लोग ऐसी चीज़ों को किनारे कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट सेंसेशनल, Yeah, और वो नहीं है। इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ टू मीट पीपल लाइक यू। तो मैं चाहता हूँ राइटर्स और डायरेक्टर्स जो हैं फोर फ्रंट में आए। ओके, आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ वर्किंग एंड आई हैव रियलाइज दैट द प्रॉब्लम इज कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस डू नॉट गेट द काइंड ऑफ ड्यू दे डिजर्व। तो इसलिए मैं बात करता हूँ। अब जैसे ये 100 साल की तुम्हारी लेगेसी है, जितनी पुरानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, तो मतलब ऑलमोस्ट तो विच मीन्स योर ग्रेट ग्रैंडफादर वाज द फाउंडर फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। Yes, one of those ग्रुप्स। अगर दादा साहब के वक्त के हैं, फाल्के साहब के। So सर, एक मैं बात आपको बताऊंगा जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो माय रियल नेम इज गुरुदत्त। Yours? Yeah, I don't have a single document with the name Aditya on it. I don't have nothing, like my passport से लेके my Aadhaar card to my birth certificate, everywhere my name is गुरुदत्त। और गुरुदत्त क्यों? Because गुरुदत्त जो फिल्म मेकर थे, उनके मेरे दादाजी बहुत बड़े फैन थे। और गुरुदत्त जब भी पूना में उनके एक ब्रीफ पीरियड में व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट, उन्होंने फिल्में बनाई थी प्रभात के लिए। प्रभात में ना? यस। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैड वर्कड विद हिम। सो मेरे ग्रैंडफादर ने उनको मिले थे, देखा था, और ही वॉज अ बिग फैन ऑफ हिज सिंस देन। तो व्हेन आई वाज बॉर्न, मेरा ग अक्षर आया था, गुरुवार को मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे दादाजी ने तय कर लिया था कि इसका नाम गुरुदत्त रखेंगे। अरे वाह, क्या बात। यस। तो आदित्य कैसे पड़ गया? तो मेरे पिताजी को वो नाम बहुत पुराना लगा। ही सेड कि यार ये बड़ा हो गया, उसको गुरुदत्त बोलेंगे लोग तो। और ऑल्सो ही सेड योर ट्रेजेडी फिल्म मेकर, उनकी जो लाइफ थी वो, मुझे आई वांट माय सन टू बी कॉल्ड समथिंग एल्स। तो उन्होंने आदित्य बोलना शुरू किया, और बिकॉज वो इंडस्ट्री में थे और मेरी जब शुरुआत हुई तभी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस बहुत सारे लोगों को किया था, तो वो आदित्य नाम रह गया। बट बहुत सारे लोग मेरे स्कूल के दोस्त या कॉलेज के दोस्त हैं जो अभी इंडस्ट्री में है, वो मेरे को गुरु या गुरुदत्त के नाम से पहचानते हैं और पुकारते भी है अभी। नहीं, जिस तरह की तुम फिल्में बना रहे हो और जो जॉनरा एक तुमने पकड़ा है, धीरे, मैं सच कह रहा हूँ 10 साल बाद इसके गुरु हो जाओगे तुम इस जॉनरा के। ओके, पर ये अच्छी बात। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मेरे को, दिस आई एम वेरी क्यूरियस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो तुम्हारी ज़ॉम्बी वाली है, ज़ॉम्बीज प्लस डोम्बी वाली, ज़ॉम्बीज ऑफ डोम्बी ज़ॉम्बी, तो उसका नाम है ज़ॉम्बी वाली, मराठी फिल्म है। फिर मुंजिया, करेक्ट, एंड नाउ कुकदा, है ना? तो ये तीनों का जॉनर, हम जो जॉनरा समझते हैं सब इसको हॉरर कॉमेडी बोलते हैं। करेक्ट। पर इन योर माइंड व्हाट इज द जॉनरा? सो एक लार्जर अम्ब्रेला जिसको बोला करते हैं लोग, वो हॉरर कॉमेडी के अंदर आती है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी फनी, दे हैव जंप स्केयर्स। बट मुझे ऐसा लगता है हॉरर कॉमेडी में भी एक बहुत वास्ट सब जॉनर्स होते हैं। जैसे ज़ॉम्बी वाज अ ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्म,
तो उस फिल्म में एक्चुअली हमने वो फिल्म लिखी थी इन द पैंडेमिक, क्योंकि सब घर पे बैठे थे Survival. और सर्वाइवल की ही बातें हो रही थी और एक पैंडेमिक बाहर है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम ये पैंडेमिक को zombies बना दे, तो बाहर zombies घूम रहे हैं, लोग घर में अटके हैं और सर्वाइवल बना दे, तो वी काइंड ऑफ मेड इट एज अ सर्वाइवल फिल्म इन अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन। तो वो हॉरर कॉमेडी के अंदर एक अलग जॉनर आता है। देन मुंजा अगेन इज अ वेरी फोकलोर फिल्म। तो कोंकण के गाँव में से आने वाला पुराना फोकलोर है, ये रियल फोकलोर है, वेरी कि वेरी ये एविडेंट, cooked up folklore? 100% रियल फोकलोर है। आई हैव नोन अबाउट मुंजा सिंस आई वाज अ किड, और द मेन रीजन आई वांटेड टू मेक दिस फिल्म इज बिकॉज तब से मुझे इस स्टोरी की, इस कैरेक्टर की या इस बिलीफ की जानकारी थी और मैं बहुत फैसिनेट। मुंजा यानी पेड़ों वाला भूत। तो मुंजा बेसिकली है क्या कि जो पूरी कोस्टल रीजन है अपने इनफैक्ट इंडिया के, महाराष्ट्र की सिर्फ नहीं पर इवन कैलकाटा या केरला या आप कोई भी कोस्ट पे जाओ, तो जो ब्राह्मण कम्युनिटी रहती है वहाँ पे बच्चे जब भी थोड़े दे कमिंग ऑफ एज, तभी उनकी वो थ्रेड सेरेमनी की जाती है। जो थ्रेड सेरेमनी होती है उसको मराठी में मुंज बोलते हैं। तो ये जो मुंजा होती है जिस लड़के की, तभी उसका सिर मुंडवाया जाता है, उसको धागा पहनाया जाता है, तो वो धागे का नाम मुंज है। नहीं वो जानवर धागे को जनेऊ बोलते हैं, हाँ। पर द सेरेमनी इज कॉल्ड मुंज। मुंज। तो वो जाता है ब्रह्मचार्य के अपने उस फेज में लाइफ के, और ऐसे लड़के की अगर मौत हो जाए उस फेज में, तो फिर उसका ब्रह्म राक्षस बनता है जिसको मुंजा कहा जाता है। एंड ये नॉर्मली मुंजा होते हैं बच्चे जो बहुत यंग लाइफ में उनकी डेथ हो जाती है, और ऐसी समझ है कि ये जो मुंजा होता है ये पीपल के पेड़ पे रहता है। तो गांव में अगर कोई बड़ा पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पे बच्चों को, हमें ऐसे मुझे पता था कि रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, सारे भूत आते हैं। मुंजा आएगा। तो मुंजा क्लियर आएगा। नाम जो भूत का था हमारे, तब वो मुंजा मुंजा आएगा। था। हाँ। तो है नटखट बहुत भूत यार, वो चुगलियाँ करता है, वो तंग करता है, वो लड़कियों की चोटियाँ खींचता है, ऐसी स्टोरीज थी सारी बताई गई थी। तो वो इतना इंटरेस्टिंग सा ऐसे क्रीचर कैरेक्टर था कि मुझे हमेशा लगता था कि ये इस पे फिल्म तो बननी चाहिए, इस फोकलोर पे एक फिक्शनल स्टोरी, बट एक रियल फोकलोर पे फिक्शनल स्टोरी आनी चाहिए। तो ये मुंजा उस रेफरेंस से आई थी। और जो ककुदा थी, तो ककुदा का पूरा रेफरेंसिंग ही फिक्शनल था, बट जैसे आपने कहा फोकलोर फिक्शनल था कि ऐसे एक गांव को मैंने राइटर्स ने देखा था, अविनाश बोल के मेरा राइटर है जो वहाँ से आता है, ब्रिज अगरा राजस्थान सेक्शन। तो उसने वहाँ पे ऐसे गांव देखा था जहाँ पे हर घर के बाहर 2 दरवाजे हैं और एक छोटा और एक बड़ा, और उसने वहाँ पे पूछा भी था कि ये क्या है। तो उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे एक अलग ही समझ है उस गांव की कि 2 दरवाजे क्यों है। और वो बोला मुझे ना इस कंसेप्ट को लेके बहुत इंटरेस्टिंग एक आइडिया सूझी है कि वो गाँव अगर कर्स्ड हो और उस गाँव में कोई भूत आता हो और उसके लिए वो 2 दरवाजे बने हो, तो क्या स्टोरी होगी। तो उस बेसिस को लेके हमने एक स्टोरी मतलब जिन्होंने नहीं देखी होगी, मैंने देखी फिल्म। मैंने एक्चुअली कैसे देखी कि मेरे को थोड़ी एलर्जी हो गई है बहुत ज़रूरत हुई बॉम्बे के वेदर से। यस। तो आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप, तो मैं घर में ही था छुट्टी पे। Okay. तो मैं किचन में गया, तो जो हमारा कुक है वो बड़ा हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। मैंने क्या हो गया भाई, एंड पल्लवी वॉज आउट शूटिंग, तो मैं अकेला ही था घर में। तो वो भी फ्री था, पल्लवी रहती तो बिजी हो जाते हैं ये लोग, मैं रहता हूँ तो उनकी चांदी होती है। तो मैंने क्या हो गया, तो ही सेड कि अरे सर एक फिल्म देख रहा हूँ बड़ी मज़ेदार है। मैंने कौन सी फिल्म है, तो उसने बोला ककुड़ा। हाँ, बड़ा, क्योंकि नॉर्थ के लोग ककुड़ा ही बोलते, करेक्ट। तो मैंने कहा अच्छा कौन है क्या है ये, तो उसने बताया मुझे। तो मैंने कौन डायरेक्टर उसको पता नहीं था, क्योंकि ओटीटी में क्या होता है ना, ये सब स्किप होता है ना, इंट्रो सब कंप्लीटली। तो मुझसे उसने 2-3 बार बोला सर आप देखो। तो मैं देखूंगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देखूंगा, बेकार हुई तो फेंक दूंगा। पर मैंने पूरी बैठ के उसी वक्त देखी, एंड आई वाज लाफिंग। आई टोल्ड पल्लवी आल्सो, शी विल आल्सो वॉच। मैंने कहा सी इट ओनली बिकॉज इसका जो कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है। मतलब एक गांव है, उसमें लोग जो मेन दरवाजा है बंद कर देते हैं और खिड़की खोल देते हैं भूत के लिए, और खिड़की नहीं खोलते तो भूत आके वो करता है। I found the whole concept so creatively brilliant. Lovely. है ना, बहुत अच्छा था। पर let's come to Munjia. मुझे I have few things I want to know about Munjia. Oh, definitely. Number one, how did you found a producer for this? So sir, it was I think वो डेस्टिनी की बात करूँगा, और मुझे लगता है वो मैनिफेस्टेशन की बात थी कि मैंने मुंजा को लिखना शुरू किया था अराउंड
10-11 साल पहले। तुमने खुद लिखी है? तो मैंने एक वर्जन लिखी थी उसकी जो मैं मराठी में बनाना चाहता था बहुत टाइम से, और वो स्क्रिप्ट, वो स्टोरी थी। मैं एक्चुअली नेवर गॉट अराउंड टू राइटिंग द स्क्रीन प्ले एंड द स्क्रिप्ट, बट मुझे तब से लगता था कि यार ये जॉनर मराठी में आना चाहिए, और मराठी में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी नहीं थी जो हॉरर कॉमेडी स्पेस में थी। एक पछाड़ लेना नाम की फिल्म थी जो बहुत चली थी, हाँ, I know. महेश कोठारे ने तभी बनाई थी, और वो सुपर हिट हो चुकी थी। पर आई थिंक मैं भी रेडी नहीं था, या मे बी द मार्केट वॉज नॉट रेडी कि अभी ये ऐसी टाइप की फिल्म मराठी में बने, उसको ऑडियंस आएगी नहीं आएगी पता नहीं था। उसके बाद पैंडेमिक आ गया, मैंने पैंडेमिक में ज़ॉम्बिवली बनाया। यार ज़ॉम्बिवली देख के मुझे मैडॉक ने बुलाया था, एक कुछ करते एक साथ, एक क्रिएटिव मीटिंग कर लेते उस रेफरेंस से। तो मैं जब भी मैडॉक में गया तभी मैडॉक में शारदा बोल के वहाँ उस द क्रिएटिव हेड दे। अच्छा। तो शी सेड हमारे पास ना, बिकॉज यू आर अ मराठी फिल्म मेकर और तू तेरे को वो रीजन पता है, हमारे पास एक स्टोरी है मुंजा नाम की जो हमने इन हाउस डेवलप की है, योगेश चांदेकर उसका लेखक है, राइटर है, तो उसको पढ़ ले। तो मैं बोला, मैं टोल्ड शारदा दिस दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन द सेम सब्जेक्ट, बट हिंदी में बनानी है आपको, तो शी सेड या मुझे हिंदी में बनानी है, तो तू एक बार पढ़ ले। तो देन मैंने पढ़ी उसको, और फिर मैंने उनको मेरे पॉइंट्स रखे कि मुझे लगता है वो फिल्म ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। शी अग्रीड टू इट। शी सेड कि एक दिनेश के साथ मीटिंग कर लेते, तो दिनू सर सेड कि आई थिंक ये डायरेक्शन बहुत सही है और उसको बना लेते, एंड दैट्स हाउ द फिल्म जस्ट हैपेंड। तो मैं इनफैक्ट तुम्बाड़ के वक्त मुझे याद है, मैंने तुम्बाड़ देख के बाहर निकला था, तो मेरे दिमाग में पहली थॉट मुझे आई थी कि ये सब्जेक्ट पे अगर फिल्में बन रही है जो महाराष्ट्रन कल्चर के रेफरेंस को लेके, और क्योंकि मेरा गांव कोंकण का है ना, तो मुझे वहाँ की जो 2-3 फोकलोर्स है उसमें मुंजा बहुत हाईली रेट होती है। तो मेरे दिमाग में आया था कि अगर ये बन रही है और अगर इसको लोग देख रहे हैं तो मुंजा जैसी स्टोरी क्यों ना बनाई जाए। तो तब से वो दिमाग में थी, बट वो इवेंचुअली इट इज़ लाइक द फिल्म एंड फिल्म मेकर फाइंड ईच अदर ना, वो वाला आई थिंक जोन हो गया। कितना टाइम लगा ये बनाने में? ये मैंने 1 साल इसको लिखने में, वो काफ़ी योगेश ने लिखी थी, पर उसके चेंजेस जो मैंने किए उसको मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया उस पर। योगेश इज स्टिल द राइटर? या योगेश द राइटर, योगेश इज द मेन राइटर, इट इज द स्टोरी इज हिज, द स्क्रीन प्ले टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज हिज। तो नीरेन भट्ट और मैंने फिर मिलके उस पर काम किया, और फिर हमने उसका एक जो स्क्रीन प्ले था वो थोड़ा सिनेमैटिक करने के हिसाब से उसको ट्वीक करके बनाया। तो 1 साल राइटिंग और 1 साल उसका शूट, और अराउंड 6 months ऑफ पोस्ट, तो अराउंड 2-2.5 साल का प्रोसेस था पूरा। यस यस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा तुम्हारी ये फिल्म डिड। एंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिल्म का चलना। 100%। ओके, यहाँ जो है क्रेडिबिलिटी टैलेंट से ज़्यादा सक्सेस से आती है। बट अच्छा, नाउ टेल मी समथिंग, बट जो प्रोड्यूसर्स थे, ओके, कोई भी प्रोड्यूसर होता अगर मुंजिया का, तो और उसके पीछे अगर स्त्री होती, तो दे वुड हैव सेट कंटिन्यू दिस लेगेसी। वो हीरो जो है उसकी जगह हीरोइन कर लो, हाउ डज इट मैटर, कास्टिंग ऐसी कर लो, समथिंग। आई मीन, तो कमर्शियल, व्हाई, हाउ डिड यू फाइट कमर्शियल टेम्पटेशंस? In fact, I'll tell you what, I think I'm one of those lucky few who have been able to make a film with a production house who believes in telling the story correctly, rather than all these other gimmicks. I think मैं मराठी में ऐसी फिल्में बनाता था, और मैं हिंदी बनाने के पीछे बहुत टाइम जो लगा मुझे, उसका रीज़न भी यही था आई थिंक, कि आई डिड नॉट वांट टू चेंज माय वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स। क्योंकि मराठी में कैसे होता है सर, मराठी इज़ प्रिडोमिनेंटली एन इंडस्ट्री वेयर द स्टार इज़ द स्टोरी, एंड देन यू कास्ट अराउंड द स्टोरी। कि आप कोई एक्टर के लिए फिल्म नहीं लिखते हो, आप एक फिल्म लिखते हो और फिर उसको एक्टर्स मिल जाते हैं, बिकॉज अच्छी फिल्म, मलयालम सिनेमा एंड ऑलमोस्ट रीजनल फिल्म लाइक दिस। तो मुझे हिंदी में कभी एक एक्टर के लिए फिल्म नहीं लिखनी थी, मुझे फिल्म बनानी थी, और उसके लिए जो सही एक्टर्स हो उनके पास वो फिल्म लेके जानी थी। तो जब भी मैं मैडॉक में आया और मैंने फिल्म देखी थी, तभी मुंजा वॉज अ फीमेल ड्रिवन फिल्म, और उसमें ऑलरेडी एक एक्टर थी, श्रद्धा वाज हैड ऑडिशन फॉर इट, श्रद्धा कपूर। शी हैड ऑडिशनड यानी शी हैड लुक टेस्टेड फॉर द फिल्म। अच्छा, ऑलरेडी शी वाज सपोज्ड टू बी देयर। आउटस्टैंडिंग लुक टेस्ट किया था उन्होंने, इतना बढ़िया लुक टेस्ट था। शी वाज द लीड एंड द फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म थी वो, कि शर्वरी का पार्ट नहीं था वो, जो अभय ने पार्ट किया था वो पार्ट था। और तभी हीरो तभी लड़की थी, और तभी ऐसे था कि वो प्रोजेक्ट थोड़ा, दे वर ट्राइंग टू लुक फॉर अ डायरेक्टर फॉर द प्रोजेक्ट। तो मैंने श्रद्धा के फोटोज़ देखे थे। मैंने एक्चुअली फिल्म रिलीज़ के बाद श्रद्धा को बोला भी था कि आपने जो लुक टेस्ट दी थी वो बहुत माइंड ब्लोइंग लुक टेस्ट थी, अगर ये फिल्म लड़की फीमेल लीड के साथ बनती तो यू शुड हैव बीन द ओनली ऑप्शन। But then when I read the story, sir, I felt that this film was a guy's perspective. It was not the girls. Because मुंजा जो है ना, वो एक बच्चा है जो लड़का है, और उसकी ऑब्सेशन जो है ना लव स्टोरी, वो एक लड़की के साथ जो है, उसका एग्जैक्ट पैरेलल मुझे बनाना था ये दूसरे लड़के से जो सेम प्यार में है, बट उसका तरीका जो है बहुत अलग है। तो जब ये दो लड़कों के तरीके रखते हैं ना प्यार करने के, कंसेंट के, तो उसमें तो लड़का हो तो इट विल मेक अ मोर बिगर इम्पैक्ट एंड मोर वैलिड पॉइंट।
एंड दैट इज़ व्हाट द प्रोड्यूसर अग्रीड विथ. बट एक बात अच्छी जो थी उनकी वो ये थी कि अगर तुम्हें 19-20 साल का लड़का अगर लिखा है तुमने, तो तुम 19-20 साल के लड़के को ही कास्ट करो. डोंट गो फॉर एन ओल्डर मैन एंड ट्राई टू मेक हिम लुक लाइक अ कॉलेज और अ यंग किड. एंड इट्स ओके इफ़ यू काइंड ऑफ कम्प्लीटली गो विथ न्यू बॉय. आप ऑडिशन कर लो, अगर लड़का अच्छा है तो वील बैक हिम. तो वो कन्विक्शन बहुत ज़रूरी होती है. आई थिंक एज अ डायरेक्टर आपको पीछे से एक प्रोड्यूसर सपोर्ट करता है, बोलता है कि तू तेरे जो सही लगे वो एक्टर्स को ले ले और उनके साथ कन्विक्शन के साथ फिल्म बना. It's very strange. I mean, for the first Hindi film, if you are getting Shraddha Kapoor with Stree behind her, everything like you could have made a legacy film, or it would have looked like a franchise film. कि चलो उसी genre का franchise हो रहा है जो अभी Stree 2 के साथ कर ही रहे हैं वो लोग. 100%. It would have been a different advantage, पर तुम tempt नहीं हुए और तुमने अपने conviction के साथ casting की और film बनाई. राइट. तो तुम्हें कभी ऐसा एक सेकंड के लिए डाउट नहीं हुआ कि यार वो कर लेते तो बेटर होता बिफोर द रिलीज? आई एम सेइंग सर, आई टेल यू व्हाट, आई बिलीव कि मैं इधर फिल्में बनाने के लिए आया हूँ, मुझे और बहुत सारी फिल्में बनानी है. तो पहली फिल्म में अगर सब करने लगूंगा तो फिर आगे फिल्में कैसे बनाऊंगा. और श्रद्धा या बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे 100% काम करना है. बट अगर मुझे लगता है कि एक स्टोरी की एक अलग रिक्वायरमेंट है उसकी नरेटिव की, और वो रिक्वायरमेंट को मैं बाजू रख के अगर फिर अगेन एक्टर के लिए फिल्म बनाऊँ, बिल्कुल सही है, तो फिर वो फिल्म के लिए डिसर्विस होगी. तो एग्री यार. मैं आई विश आई एनवी पीपल लाइक यू. अगर मेरे में जब मैं यंग था आया था यहाँ, मुझ में इतनी हिम्मत या कन्विक्शन या अंडरस्टैंडिंग होती, माई करियर वुड हैव बीन डिफरेंट. सर बट ये क्यों? बिकॉज मैंने 16 साल मराठी में फिल्में बनाने के बाद एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये आ चुकी है कि लोग थिएटर में ना आप फिल्म के सामने खड़े रहते हो, एज ए डायरेक्टर आप फिल्म को प्रमोट करते हो और आप लोगों को बोलते हो कि ये मेरी फिल्म देखो क्योंकि मैंने मेरे कन्विक्शन के साथ बनाई है. अगर वो कन्विक्शन ही ना हो ना, तो आप भले कितना ही डिंडोरा पीटो, वो नहीं वर्क होता, वो लोग देख लेते हैं. हाँ, मैंने शुरू में सारी कमर्शियल बनाई, देन आई रियलाइज कि यार दिस इज नॉट मी, आई हैव टू टेल द स्टोरी, उसमें जो फिट हो जाए हो जाए. फिर मैंने सब छोड़ा, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग चालू की और मुझे असली सक्सेस वहाँ मिली जाती. तो सर मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी मुंजा बना रहा था तभी मेरी बहुत एक करीबी दोस्त है गिरिजा ओक. हाँ, वो आपके साथ वैक्सीन वॉर्स बना रही थी. हाँ. और वो किससे बता रही थी मुझे कि बिकॉज नाना पाटेकर भी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे. अच्छा अच्छा अच्छा. तो वो सारी किस्से बता रही थी सेट की. तो आई ऑल्सो टोल्ड हर कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है. एंड व्हेन आई सॉ द फिल्म आल्सो आई लव्ड इट. तो बोथ दीज फिल्म्स लाइक कश्मीर फाइल, ताशकंद एंड इवन इतनी बढ़िया स्टोरीज है. हाँ, पर ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास कुछ तो हाँ. इंडिपेंडेंस हो, वरना आप Yes. कैसे करेंगे? That's true. एंड आई रियलाइज मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे जब मैं ये कर रहा था बिग स्टार कास्ट फिल्म्स, तो मुझे ऐसा लगा कि जो फिल्म्स हैं ये धीरे धीरे होता क्या है कि आप एक कैरेक्टर लिखते हैं, आपने तो उसके नुआंसेस लिखे, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लिखा और वो कैरेक्टर स्टोरी के कारण सर्वाइव कर रहा है. इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोरी तो सर्वाइव करता नहीं है ना. कैसे करेगा वरना कैरेक्टर? अगर अमिताभ बच्चन के हाथ में नहीं लिख देंगे मेरा बाप चोर है, उसके बाप को नहीं करेंगे, तो अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन ही नहीं सकता है. पर आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द स्टार्स जब वो उसको साइन तो करते हैं कैरेक्टर के कारण, और फिर धीरे से क्या होता है वो कैरेक्टर स्टार बन जाता है. जबकि स्टार को कैरेक्टर बनना चाहिए. उल्टा होने लगा वो. एंड बाय द टाइम फिल्म कम्स इट बिकम्स समबडीज फिल्म, किसी एक्टर की फिल्म हो जाती है वो. तो सारा फोकस जो है वो एक स्टार, उसका लाइफस्टाइल, उसकी कंट्रोवर्सी, उसका फैशन, उसके एम्बिशन, अब अगली फिल्म क्या कर रहा है, उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से फिल्म चलने लगती है. तो मुझे ये समझ में आया कि 9 आउट ऑफ 10 फिल्म जो वर्क नहीं करती हैं उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि हर फिल्म अच्छी नहीं है. उसके बाद रीज़न ये होता है कि वो किस तरह से लोगों को परसीव कराई गई है. यस. नो सर, आपने एग्जैक्टली जो पॉइंट कहा ना, मुझे लगता है अभी ना सर थोड़ा रिस्क लेने की एपेटाइट लोगों की बढ़ चुकी है. और एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो मुझे लगता है कि बिकॉज एक्सपोजर इतना ऑडियंस का बढ़ चुका है, और वो मैं देख रहा हूँ कि मेरे आजू बाजू जो लड़के आते हैं एज एन इंटर्न्स, या जो फैमिली के मेरे दोस्त हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी टेस्ट ऑफ सिनेमा इतनी बदल चुकी है. तो अभी ना वो थोड़ा रिस्क लेने का एपेटाइट थोड़ा और बढ़ चुका है इवन फिल्म मेकर्स का, कि वो अभी सिर्फ एक्टर्स के पीछे अपनी फिल्म नहीं सेटअप कर रहे. वो डिपेंडेंसी सिर्फ एक्टर्स के ऊपर है नहीं. और यू वुड आई थिंक सर ऑल्सो से अग्री विद दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी फिल्म अगर थिएटर में लोग देखने आएंगे तो वो फिल्म के देखने कॉन्सेप्ट के लिए आएंगे, नहीं तो नहीं एक्टर या तो बहुत बड़ा स्पेक्टिकल हो, मतलब exactly. कि भाई बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, जैसे काल्की या शाहरुख वगैरह की फिल्म में ह्यूज बिग फैनफेयर. पर यहाँ एक मेरा अच्छा डायरेक्टर टू डायरेक्टर बात करते हैं, फिल्म मेकर टू फिल्म. मेरा एक विजन है,
मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली ग्लोबल तब बनेगी जब हम लोग नॉन स्टारर कास्ट फिल्म्स और स्टारर कास्ट फिल्म्स के बजट में डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दें। बंद करेंगे, करेक्ट। करेक्ट। ये एक सोशल प्रॉब्लम भी इंडिया में है। मतलब आप घर में दो लोगों को बुलाइए, एक अमीर आदमी को बुलाइए और एक गरीब को बुलाइए, Correct. और आप ये देखिए कि अमीर आदमी को जो खाने में जिस तरह ट्रीट किया जाएगा और गरीब को, उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। करेक्ट। ये डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। अगर छोटी भी फिल्म है, समझो अब तुम्हारी का फिल्म ले लो मुंजिया। अब मुंजिया का जो भी बजट हो, मेरे को पता भी नहीं है, आई डोंट इवन वांट टू नो, पर मैं इतना जानता हूँ बहुत बड़ा बजट तो नहीं रहा होगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं रहा होगा कि तुम नहीं वो सारे 10 ट्रक लाइट मंगा लो, Yes, बड़े सेट्स, वो तो नहीं रहा होगा। अब यही मुंजिया हाँ, में आप 2 स्टार्स ले लीजिए, सही है। डाल दीजिए, सडनली प्रोडक्शन हाउसेस जो है, स्टूडियोज में बिना सोचे समझे कुछ पूछे उसका बजट बढ़ जो जाता है उतना बढ़ा देंगे। करेक्ट। तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पीछे कोई साइंस नहीं है। उसकी साइंस सिर्फ इतनी है कि छोटा आदमी है, इसको कम पैसे में साइन कर लो और ये एक्टर सस्ते पड़ जाएंगे, ये पड़ जाएंगे, तो मेरा किसी तरह ओटीटी में तो कॉस्ट निकल जाएगा। हाँ, ये जो पूरी मेंटेलिटी माइंडसेट है कि ओटीटी से पहले अपने को सेव कर लो फिर बना लो उसको, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज यू हैव टू, देखो Definitely. वर्ल्ड में कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हुई अगर Definitely. मेकर जो है वो फुल ऑन रिस्क फुल ऑन नहीं जाता। यस, ये कैलकुलेटेड रिस्क में, 100% एग्री विद यू सर। इजंट इट? बट सर आई सी, आप देख लो सर, लास्ट 1.5-2 साल का पीरियड देख लो आप। अगर टॉप 10 फिल्में निकालते हो जो चली भी अच्छी है, तुम वहां से लो, कोविड जब खत्म हुआ, हाँ, वहां से आज तक पकड़ो, यस, तो मैक्सिमम फिल्म्स व्हिच हैव वर्कड हाँ, आर नॉन स्टारर नॉन फिल्म्स स्टारर्स एंड गुड कंटेंट। एंड गुड कंटेंट। एंड सर आप रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इवन आप 2 साल की भी पीरियड देख लो तो राइट फ्रॉम जहाँ पे रिसर्जेंस ऑफ मलयालम सिनेमा शुरू हुआ है, जहाँ मलयालम सिनेमा की बैक टू बैक हर महीने में एक फिल्म ऐसी आ रही है जो फिल्म तो बहुत बढ़िया है पर बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रही है। तो ना दैट, एंड नॉट ओनली इन कोची और इन केरला, मुंबई जैसे जगह पे भी, आउटसाइड मुंबई भी, नॉर्थ में भी मलयालम फिल्में चल रही है। तो मंजूमल बॉयज जैसी फिल्म है या आवेशम देखी नाम की तुमने फिल्म मंजूमल है, बॉयज? ऐसा मैं मलयालम फिल्म में फर्स्ट मैं भी देखता वीकेंड हूँ। को देख लेता हूँ, थिएटर में जाता मैं हूँ। भी देखता हूँ। मैं ओटीटी पे आई डोंट वेट फॉर देम, मैं थिएटर में ही जाता हूँ। तो मैंने जब भी मंजूमल बॉयज देखी थी तभी वहाँ पे कौन स्टार था जिसके लिए लोग आए थे, पर थिएटर फुल था मलाड में, मुंबई में। सेम विद आवेशम, मैं आवेशम जब भी फर्स्ट वीकेंड देखी थी तभी फात फाजिल इज अ स्टार, बट यहाँ पे अवश्यम रिलीज हो गई ना उस पे ओटीटी? हाँ ओटीटी पे आ गई। तो मैंने इधर पीवीआर में देखी थी मुंबई में, तो थिएटर फुल था। अच्छा। 100%। आई वाज शॉक्ड। मैं बोला यार ये मलयालम फिल्म है और यहाँ पे एक फात फाजिल है जो ऐसे कमर्शियल बड़ा स्टार मुंबई में नहीं है, बट लोग आ गए थे फिल्म देखने के लिए। तो ये लोगों ने, और मराठी में भी तो हो रहा है। मराठी में भी हो रहा है, अभी yes. मैंने वो नहीं थी, कौन सी नाम बोल रहा हूँ, अरे यार, जो रोहिणी टंगड़ी और वो सारी बहनों की हाँ आई हाँ थी। हाँ, तो क्या नाम था इनका लास्ट 3-4 साल में, जैसे जिम्मा बोल के एक फिल्म है, हाँ, वो ऐसी फिल्में जो वुमेन सेंट्रिक है। झिम्मा ने शुरुआत की थी एक्चुअली ये, बट बाईपण भारी देवा, जिम्मा, जिम्मा 2, ऐसे 2-3 फिल्में आई जिनके लिए औरतों ने बहुत बड़े नंबर पे ग्रुप्स बना के फिल्में देखी। तो ये उसका ऑडियंस ही अलग है, और उसका अगर ऑडियंस इतना बड़ा है जो फिल्में 40+ 50+ सीआर पे मराठी में बिजनेस कर रही है सिर्फ महाराष्ट्र में, तो वो दिखाई दे रहा है कि अपनी ऑडियंस कितनी है जो अनटैप्ड है, जो थिएटर में जाती भी नहीं है इन जनरल। बट आउटसाइड मराठी ऑल्सो, इफ यू सी दी हिंदी स्पेस ना, हिंदी में जैसे मडगांव एक्सप्रेस चली बीच में, लापता लेडीज डिड वेरी वेल एट ऑन ओटीटी, 12th फेल वाज फैंटास्टिक। और सर आपने ही यानी पोस्ट पैंडेमिक जैसे कश्मीर फाइल्स और ये सारी फिल्में जब भी ट्रिगर करना शुरू किया कि लोग थिएटर में जा रहे हैं नॉट फॉर बिग स्टार्स, दे आर गोइंग फॉर गुड फिल्म्स, दे आर गोइंग फॉर कंटेंट, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई कैन सी दिस शिफ्ट हैपनिंग एवरी ईयर। तो अगर कश्मीर फाइल्स की साल में अगर 2-3 थी फिल्में ऐसी, तो उसके बाद 4-5 थी, उसके बाद 6-7 थी, और वो हर साल बढ़ती जाएगी। हमने सोचा ही नहीं था कि मुंजा 120 करोड़ तक बिजनेस कर लेगी। एक्चुअली हम लोग अभी बैठे थे, कई सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे, तो मैं ऐसी बात चल रही थी, दे सेड कि अभी तो सारी फिल्में अनाउंस होके बंद हो गई हैं, एंड राइट नाउ यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, लॉट ऑफ फिल्म्स आर नॉट हैपनिंग, एंड देयर इज अ लल इन बॉलीवुड। कहने लगे इसको कैसे रिवाइव करना है। मैंने कहा तुम लोग यार
बस बिना स्टार्स के फिल्मों में इन्वेस्ट करना चालू कर दो, अच्छी फिल्मों में, और देखो चलेंगी. इफ़ यू लुक एट ऑल द ग्रेट Yeah. फिल्म्स, Yeah. और हॉलीवुड में भी देखो, इंटरनेशनली भी, Yeah. आप पूरी सुपरमैन सीरीज जो है, बैटमैन सीरीज हैं, ये जो सारी फिल्में, इनमें पैसा तो नहीं कम खर्च करते हैं, बिकॉज दे वर लैकिंग ऑफ बिग स्टार्स. यू नो, 100%. जुरासिक पार्क में कौन से ऐसे बहुत बड़े स्टार्स थे? करेक्ट. But content was being. कंटेंट, एविटार में क्या है स्टार, टाइटैनिक में कौन से स्टार्स सर थे? एक बात बताओ, मैं आप ये सारी फिल्मों के जो रेफरेंस जो नाम ले रहे हो ना, आई थिंक उसमें स्टार ना वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट वाज शोकेस्ड टू Yeah. पीपल. ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, जो इवन मुंजा में हमने ट्राई किया था कि एक अलग दुनिया दिखाए लोगों को, जो लोगों ने दुनिया देखी ही नहीं. अरे मुझे बताओ, क्या दुनिया तुम, अब ये तो तुम्हारे मुंह से लोगों को पता तो चलना मुझे- चाहिए, क्या दुनिया तुम क्रिएट कर रहे थे? मैं कोंकण का ऐसा रीजन दिखाना चाहता था जो हिंदी सिनेमा में लोगों ने दिखा नहीं. हमने बहुत सारी मराठी फिल्में वहाँ पे बनाई हैं, बट पीपल व्हेन आई वाज प्रमोटिंग द फिल्म, मैं जब दिल्ली और वहाँ नॉर्थ में गया था, तो लोगों को पता भी नहीं था कि कोंकण है क्या. तो महाराष्ट्र का जो पूरा कोस्टल बेल्ट है, जहाँ पे ब्यूटीफुल गांव है, पूरा सीनरी है, बीचेस है, और वहाँ की प्रथा भी है, वहाँ का एक कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ के एक लोगों की एक वे ऑफ लाइफ है. तो ये जो दुनिया हम बिल्ड करते हैं मुंजा जैसे फिल्म में, वहाँ पे हम जितना हो सके उसको ऑथेंटिक बनाना चाहते थे हमेशा से. कि कहाँ शूट की तुमने? वी शॉट इन गुहागर, वी शॉट इन कोंकण, अच्छा. सिंधुदुर्ग में शूट की, वहाँ मालवण में शूट की. तो वो जो पूरा एक्चुअल लाइव लोकेशंस पे शूट की फिल्म. मैंने कास्टिंग भी बहुत लोकल एक्टर्स का किया, हाँ, जो वो मराठी I know, एक्टर्स का yeah, था. जो सुहास जोशी मुझे Yeah. अज्जी थी, या ऐसे काफ़ी मराठी कलाकार है उस फिल्म में जिनकी पहली मराठी फिल्म है. तो ये था कि वे लेट्स स्टे ट्रू टू द वर्ल्ड, कि अगर एक दुनिया क्रिएट कर रहे, मुंजा जो एक CG 3D कैरेक्टर था, कि जैसे 3D CGI कैरेक्टर को लोगों ने देखा ही नहीं था, वो बहुत इजी था हमें प्रोस्थेटिक्स के अटेम्प्ट करना. बट मैंने सोचा कि अगर ये तुमने करूँगा कैसे तो प्रोस्थेटिक्स किया? नहीं, पूरा VFX किया? पूरा VFX, 100% VFX. ये विजुलाइज कैसे किया वो क्रीचर? तो ये स्केचेस बनाए जो मेरे दिमाग में जो मुंजा था, जो तो वो मैंने रेफरेंसेस थे कि तुमने खुद नो सोचा? रेफरेंसेस. अच्छा, था ही नहीं, zero references. कोई है नहीं, बिकॉज वो तो कम्प्लीटली फिक्शनल कोई कैरेक्टर नॉवल है. नॉवल में, मैगजीन कहीं नहीं, कुछ भी नहीं. और कुछ मुंजा का स्केच ना स्केच है ना तो कुछ. फ्रॉम स्क्रैच यू तो स्टार्टेड? फ्रॉम स्क्रैच आई क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ व्हाट आई हैड इमेजिन्ड मुंजा टू बी. कि मैंने जब मुंजा बचपन में सोचा था क्या होगा, वो पेड़ पे रहता है तो उसकी स्किन टेक्सचर पेड़ जैसी होगी, और फिर उसको वो छोटी होगी, और जो बच्चा हमने कास्ट किया, जो मुंजा का फ्लैशबैक में जो बच्चा एक्चुअल मरता है और मुंजा बनता है, उसको स्कैन किया, उसका फेस, उसकी आंखें, उसको लेके फिर एक मॉडल बनाया. तो ये पूरी प्रोसेस जो थी ना फिल्म बनाने की, वो बहुत यूनिक थी. और हमें, मुझे पता है टू अ ग्रेटर एक्सटेंड, ये प्रोसेस के लिए भी लोग आए फिल्म देखने की. एक 3D कैरेक्टर है मुंजा, ये CGI है, एक प्रोटैगनिस्ट है, टाइटल कैरेक्टर ही CG फिल्म में है, तो क्या है, क्या बनाया इन लोगों ने, चलो देख लेते हैं. तो दैट गॉट देम टू थिएटर्स. और मुझे लगता है ये रिस्क जो लेने की बातें होती है ना, वो हम बहुत कम करते हैं. जैसे जुरासिक पार्क में जब भी डायनासोर्स देखे थे, तो हमने डायनासोर्स इस स्केल पे कभी देखे नहीं थे. When I saw those big Tyrannosaurus Rex का उसका एक सीक्वेंस है जो yeah. अटैक करता है गाड़ी पे. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमेट्रॉनिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ VFX उस जमाने में उन्होंने जो किया था स्पीलबर्ग ने, वो इतना फैसिनेटिंग था. तो मैं क्यों जुरासिक पार्क देखने गया था. By the way, Spielberg also made a film called Poltergeist. Yes, yes, Remember? yes, जो yeah. तुम्हारा मुंजिया जैसी Yeah, है, yeah, उसमें yeah. भी वो जो है, वो उसमें तो दिखता ही नहीं है तो ना. तो मेरे लिए एक्चुअली मुंजा बनाते वक्त मेरी जो रेफरेंस फिल्म थी वो ET थी. तो ET अच्छा. was the film that I wanted to go to the genre of, like make it a little more जैसे fearful, कि थोड़ा हॉरर और कॉमेडी एलिमेंट और बड़ा है, बट जो एडवेंचर है ना, फैंटेसी एडवेंचर, वो स्पेस में, बिकॉज वहाँ पे भी क्रीचर है, वो एलियन है, पर हमारा भी अलग ही एलियन है, और बच्चे, और वो पूरा जो जॉनर है ना कि किड्स. सो आई फेल्ट कि दैट जॉनर वी हैड नॉट डन, हम बनाते ही नहीं है. सर मुझे मैं बीच में बात कर रहा था, मुझे किसी ने बोला, इनफैक्ट व्हेन आई हैड गॉन टू कास्ट सत्यराज जो कटप्पा है, जो मेरी फिल्म में उन्होंने कैरेक्टर किया है, तो उनको मैंने फिल्म नरेट करने गया था, और उन्होंने बोला था कि मुझे रेफरेंस दो इस फिल्म का, कि कैसे फिल्म, लाइक विच फिल्म. तो आई टोल्ड हिम, देन ही सेड, अरे छोटा चेतन आई हैड सीन व्हेन आई वाज अ किड. तो छोटा चेतन के बाद उस जॉनर में हमने बहुत कम फिल्में बनाई है. तो मकड़ी जैसी फिल्म बनी है, या बहुत कम, यानी इतनी कम फिल्में बनी है कि जहाँ पे हम बच्चों को, एक 10 से 15 साल के बच्चों के लिए हम एक फैंटेसी फिल्म बनाते हैं, जहाँ पे लाफ्टर भी है, एक थोड़ा सेंस ऑफ फियर भी है, और एक बहुत सारा एडवेंचर है. तो ये जो हैरी पॉटर्स, फैंटास्टिक बीस्ट्स, ETs, ये सारी जो फिल्में बहुत सारी बनती है, हर साल बनती है वहाँ पे, हिंदी में बनती ही नहीं है. और मैं थिएटर में जाके टेल यू, आई वाज सो शॉक्ड टू सी ऑडियंस में मैक्सिमम बच्चे हुआ करते थे और उनके पेरेंट्स.
तो ये कहाँ से आए लोग? तो आई थिंक उनको लगा कि ये फिल्म हमारे लिए है, ये हम एज अ फैमिली एंजॉय कर पाएंगे, और ये जॉनर कभी देखा ही नहीं है हमने, और ये ऐसी स्टाइल की फिल्म देखी नहीं है। तो आई थिंक दिस थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम पुश करते रहेंगे एवरी कंटेंट वी अप्रोच, तो आई एम श्योर लोग आएंगे। वो नाम एक्टर्स के लिए सिर्फ नहीं आएंगे, आई एम श्योर दे विल कम फॉर। ओ या ये देखो, इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि जब मैं जस्ट ताशकंद फाइल्स बनाई थी, तो एवरीबडी सेड यार एक कमरे में सब बंद हैं, कौन देखेगा? तो इसको बुढ़े ही लोग देखेंगे, 50-60 साल वाले लोग, इसको यंग लोग तो देखेंगे नहीं। यंग लोग शास्त्री जी को भी नहीं जानते हैं, Correct. और वो कौन आएगा? ये तो शास्त्री की बातें तो बुढ़े लोग जानते हैं। ये मुझे स्टूडियो में सारे CEOs ने I'm बोला sure था। I 2 can साल वो imagine अटकी भी that. रही थी फिल्म। आई कैन इमेजिन। सचिन सचिन ने Yeah, पूरा yeah. 2 साल पोस्टर बना पड़ा रहा था हमारा। बट मेरा ये कन्विक्शन था, मैंने कहा ठीक है, अब आप शिकायत करते हो कि 40+ जो ऑडियंस है उसने थिएटर में आना बंद कर दिया है, करेक्ट? आपकी ऑडियंस ही नहीं है, तो वो लोग घर में बैठ कर टीवी में देखते हैं फिल्में, इसलिए बिकॉज आपने भी तो उनके लिए फिल्में बनाना बंद कर दिया है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। लेकिन जब हमारी फिल्म चली तो उनने बोला था औरतें और यंग लोग नहीं देखेंगे। यार 70% ऑडियंस तो सिर्फ यंग लोगों और औरतों की निकली yes, उसमें। yes. तो ये एजम्पशन कि यंग लोग ये देखते हैं वो देखते हैं, ये बिल्कुल गलत सर है। ये इंडस्ट्रियल एजम्पशंस मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं जब भी लास्ट वीक ऑफ रिलीज था मुंजा का, और मैं इंटरनली हम डिस्कस करते थे कि क्या करेगी फिल्म हमें, बिकॉज हमारी फिल्म में कोई बड़ा एक्टर नहीं था, रीजनल इन द सेंस रीजनल सब्जेक्ट पे बनी फिल्म है, प्रमोशन भी इतना नहीं हुआ था। तो जो अगर इंडस्ट्री नॉर्म्स जो होते हैं ना कि इतना कर लेगी उतना कर लेगी, ये नॉर्म्स पूरे गलत प्रूव करती है फिल्म ने और ऑडियंस ने बेसिकली। तो ये जो पूरी अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री की होती है ना, वो बेसिस ऑफ हिस्ट्री पास्ट डेटा रहती है। पर अभी इंडस्ट्री ऐसे है ना कि कुछ भी आप पास्ट में तो देख रहे हो ना, अगर वो रिपीट करो तो वर्क नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो रीइन्वेंटिंग ताशकंद फाइल्स केम Yeah. विद कलंक। या तो ये ऑर्मैक्स वगैरह जो होते हाँ, हैं, इन लोगों ने correct, हमें को तो 10-20 लाख रुपए का टोटल रेवेन्यू, 1 करोड़ से कम में फिल्म खत्म हो जाएगी, ऐसा लिखा था उसके बारे में। देखिए। वेंट ऑन टू बिकम द स्लीपर हिट। Yes. उस साल की कलंक के सामने चलती रही, Yes. गॉट 2 नेशनल अवार्ड्स। ये कश्मीर फाइल्स का हुआ था, सेम डेफिनेटली। सेम हुआ था। और ये अभी जो अगली कर रहा हूँ दिल्ली फाइल्स, उसके साथ भी यही होगा। ये लोग कहेंगे अरे इसमें कोई स्टार तो है नहीं, कौन देखेगा इस फिल्म को, एंड देन दे विल बी सरप्राइज्ड। यस प्रॉब्लम ये है कि जब तुम सी पीपल वांट टू कंज्यूम स्टोरीज, Yeah. इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं, Yes. सोशल मीडिया से कोई लेना देना यस नहीं। अब प्रॉब्लम ये है, जो लोग 24 घंटे इंस्टाग्राम में स्टोरी सुना रहे हैं, मैं उनको क्या नई स्टोरी सुनाएंगे? Correct. तो आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। करेक्ट। जो एक्टर्स 24 घंटे इंस्टाग्राम में एक्टिंग कर रहे हैं, मैं उनकी Correct. एक्टिंग देखने के लिए पैसे नहीं खर्च करूंगा, मुझे पता है, मैं सब देख चुका हूँ। यस तो एक तो एक्टर्स हैव टू बी लिटिल Yeah. अनएक्सपोज्ड, या स्टोरीज हैव टू बी फ्रेश एंड न्यू। Yeah. और तीसरी चीज ये है, यू हैव टू हैव फुल फेथ इन द टारगेट ऑडियंस यू आर मेकिंग योर Yes. फिल्म्स फॉर। Yes. तुम जिनके लिए बना रहे हो, कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट करो, 100% सर। है ना? आप अगर जब उनसे ये कहते हो कि तुम फिर ये फिल्म इसलिए देखो इसमें स्टार है, Yeah. विच मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर ऑडियंस। Yeah. तो यू आर राइट, स्टोरी इज द मेन थिंग, उसमें फिर जो फिट होता है। सर आप देखो कंजम्पशन ऑफ एन एवरेज इंडियन, आप एक यंग लड़का देख लो जो हाथ में फ़ोन लेके बैठा है, वो दिन भर में जो कंटेंट कंज्यूम करता है, उसमें इतने नए कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उसमें इतने नए रील्स होते हैं, उसमें इतना नया कंटेंट उसको दिखने को रोज़, स्वाइपिंग अप स्टोरीज। आप हर स्टोरी को देखो जो ट्रेंड होती है, इट्स अ न्यू स्टोरी मेड बाय न्यू फेस, न्यू टैलेंट। या तो न्यू टैलेंट अगर मैं रोज देख रहा हूँ और मैं ओके हूँ नए टैलेंट को देखने के लिए, और अगर मैं सिर्फ उसकी कंटेंट के लिए वो टैलेंट को सपोर्ट करूँगा, फॉलो करूँगा, तो जितने इन्फ्लुएंसर्स हमने लास्ट 3 से 4 साल में देखे हैं ऑन सोशल मीडिया बनते हुए, वो सारे नए हैं, उनके सारे सब नए फेसेस है, सब यंग है। तो उनकी फॉलोइंग अगर ओवरनाइट बढ़ सकती है, तो वो थोड़ी स्टार्स है, वो अभी स्टार्स बन गए ना। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ही अगर इतनी रिसेप्टिव है कि अगर आप मुझे एंटरटेन करोगे तो मैं आपको फॉलो करूंगा, भले आप कोई भी हो। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये थिएटर में भी वही ट्रांसलेट हो रहा है कि आप मुझे एंटरटेन करो, आप भले कोई भी हो, अगर आप एंटरटेन कर पाओगे तो आई विल फॉलो यू। या तो और ये पास्ट का डेटा Yeah. कैन नॉट जस्टिफाई टूडेज रियलिटी। Not at all. पॉलिटिक्स में भी देखो वही हो रहा है, हाँ, एग्जैक्टली वॉट एवर, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। Yeah. जो पुरानी स्टाइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब फेल हो रहे हैं। Yes. और एंड अनदर थिंग इज कि ऐसा बिकॉज ऑफ द फ्लीटिंग नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी फास्ट स्टोरीज ट्रेवल कर रही हैं आज की तारीख में, सिनेमा विल हैव टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। Yes. आप न्यू वर्ल्ड नहीं दोगे जब तक लोगों को, एक नई दुनिया, नए आइडियाज, नया कैरेक्टर, न्यू थिंग, तब तक वो अब तुम बताओ, तुम्हारी जो ये फिल्म है ककुदा, ओके, मैं क्यों, इसलिए मैंने अभी रिसेंटली देखी वो कुछ दिन पहले, बिफोर वी डिसाइडेड फॉर दिस Yeah, पॉडकास्ट। actually, yeah. मुझे पता ही नहीं था, हाँ मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी फिल्म है। हाँ। आई हैड नो आइडिया।
वो तो जब मेरे उसने बोला, मैं देखा टाइटल, मैंने कहा ये मुंजिया वाला ये बंदा है यार, चलो ऐसा। तो आई थॉट मे बी बिकॉज ऑफ मुंजिया दैट फिल्म यस, केम। यस। पर वो जो कॉन्सेप्ट है पूरा, मुंशिया तो फिर भी समझ में आता है कि चलो एक कहीं कोई मर गया, ये हो गया, वो हो गया, भूत बन गया, ये बन गया। पर द मैनिफेस्टेशन ऑफ हॉरर विद दोज विंडो एंड द थिंग इतनी मेटाफोरिकल है कि मैं कुछ भी फिल्म से टेक अवे नहीं है मेरा, समझो फॉर एग्जांपल मेरा कोई टेक अवे नहीं है फिल्म में, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली फिल्म के अंदर जो मैं रिमेंबर कर Correct. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट और इमेजरी है ये मैं Correct. भूल नहीं सकता। Correct. इसको यार तुमने सिनेमा में क्यों नहीं, आई हैव अ फीलिंग, आई मे बी रॉन्ग, No, ये you're फिल्म right. सिनेमा में वर्क करती है। 100% सर, आई एग्री विद यू नाउ। बहुत expensive तो होगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो मुंजा से सस्ती बनी फिल्म है। क्या बात कर रहे हो? यस, तो पर मैं आपको बताऊं सर, ये क्या है ना, तो ये फिल्म ऐसे टाइम में ग्रीन लिट हुई थी जब हम पैंडेमिक से जस्ट निकल रहे थे, तो तभी किसी को भी पता नहीं था कि थिएटर में क्या होने वाला है। तो अच्छा। ऐसे टाइम में वो शूट हुई थी और ऐसे फॉर्मेट में भी शूट हुई थी कि हमें पता था कि ये स्ट्रेट टू OTT फिल्म जानी है। तो फिर एकदम से जब भी वो जी के पास थी, तो वो अभी उनके पास थी फिल्म, तो इट वाज देयर कॉल। तो उन्होंने जो लाइनअप की मुंजा के बाद, तो उनको भी आई एम श्योर लगा होगा RSVP की है ना? यस, हाँ, रॉनी स्क्रू वाला की। उनको भी लगा होगा कि अभी ये हॉरर जॉनर लोग देखना चाहते हैं, तो भले ही नॉर्थ Release थिएटर कर दो। रिलीज कर देते। बट ये बात तो सही है आपने जो सर कहा कि ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, आपने जो कहा जैसे 2 दरवाजे और वो पूरा विजुअल, तो लोग क्यों फिल्म आपकी देखेंगे अगर लोगों को वही दुनिया दिखाए जो वो रोज देख रहे फ़ोन पे, और वैसी दुनिया दिखा के लोगों को एंगेज करे रखना 3-4 मिनट के ऊपर इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं उसी सारी जो रील्स देखता हूँ, जो इज़ ऑल एक कॉमन चीज़, देखो आप हर रील में कुछ सेंसेशनल होता है या कुछ ह्यूमरस होता है, कॉमेडिक होती है या कुछ बड़े सेंसेशनलिज्म की तरफ जाती है, या गाली होती है, या गाली गलौच होती है। ये सारी जो रीलें बनती है, जो जिस दुनिया में बनती है वो अपनी दुनिया है, जो अपनी दुनिया से गांव या छोटे से शहर से या इवन बड़े शहर से, ऐसी दुनिया हम इतनी कंज्यूम करते हैं रोज़ कि इस स्पेस में एक वापस कोई फिल्म आएगी जो वैसी दिखेगी, वो वैसे ही लगेगी, तो थिएटर में मैं क्यों जाऊंगा अगर मुझे वो फ़ोन पे देखने के लिए मिल सकती है। तो प्लस मैं उसके अलावा भी OTT पे इतना कंज्यूम कर रहा हूँ, जो जॉनर है, क्राइम है, थ्रिलर्स है, रोमांटिक फिल्म्स है, यंग टीनेज ड्रामा है, वो इतना आ रहा है कि मैं घर पे बैठ के वो भी देख रहा हूँ, तो फिर मैं थिएटर में जाऊँ क्यों? अनलेस एंड अनटिल आप मुझे उस बड़े स्क्रीन पे मेरे 2-2.5 घंटे की टाइम पे अब ऐसी दुनिया दिखाओ जो मैंने कभी देखी ही नहीं है। आई थिंक कल्कि ऑल्सो इज दैट वर्ल्ड कि जो मैंने कभी देखी ही नहीं है। वापस अगर कोई फिल्म ऐसी बनती है जो बाहुबली जैसे कॉपी पेस्ट होती तो फिल्म नहीं चलती। बट अगेन आपने जो डिस्टोपियन दुनिया दिखाई, उसमें जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए माइथोलॉजी से, वो इतने लोगों को रिलेट हुए और इंटरेस्टिंग लगे, तो वो ये दुनिया देखने के लिए हमें सब कहते हैं डिस्टोपियन फिल्म इंडिया में वर्क ही नहीं कर सकती। देखो करेक्ट है। तो है जो ये सब लोगों के जो तर्क है वो कोई तर्क कैसे नहीं है। चलेंगे? हाँ, लोगों के तर्क देखो क्या है कि मैं ज़्यादा ये अब मुझे समझ में आ गया, ये कुछ नथिंग वर्क्स, ओनली वन थिंग विच वर्क्स इज हाउ वेल द क्रिएटर नोज द वर्ल्ड ही इज क्रिएटिंग। Yes, I आप agree जो with दुनिया क्रिएट कर रहे हो वो आप कितनी अच्छी समझते हो, क्या आप यू आर द मास्टर ऑफ द रिंग Yes. और नॉट। Yeah. अगर तुम ही मास्टर नहीं हो और तुम सिर्फ इसलिए बना रहे हो ये चलता है, अब मुंजिया जैसे चल गई Yeah. तुम्हारी, अब 10 लोग और बना देंगे इस तरह की Yes. फिल्में, छोटी आई एम श्योर। ओके बना देंगे। अब उन्हें तो ना तो मास्टरी है उस वर्ल्ड की, ना उनका कन्विक्शन है और ना वो फील कर सकते हैं उस कैरेक्टर को, तो वो जो बनाएंगे वो मीटू होगा। मीटू आज की तारीख में चलेगा नहीं। Correct. एनी मीटू प्रोडक्ट की बस भाई तुमने बनाया तो मैंने भी बना दिया, वो तो सवाल ही नहीं। मैं ऐसे बताता हूँ कि आप ये देखो, मैं आई ट्रैवल अ लॉट, बहुत मैंने 10-15 दिन स्पीचेस देता हूँ, तो अलग अलग शहरों में जाता हूँ, तो खाने को लेके मैं उसी शहर में जब 2-3 महीने बाद जाता हूँ, तो आज किसी ने बोला आज ये चलो सर ये रेस्टोरेंट बड़ा ही है, अगली बार जाता हूँ कहते हैं ये नया खुला है चलो इसमें चलो। Exactly, लोगों का पेशेंस ना तो खाने को लेके Yes, सब- लोगों को ये लग रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना सावन का अंधा उसे सब हरा हरा लगता है, ऐसे ही जो अकाल का भूखा होता है उसे हर चीज़ खाने की लगती है। Correct. तो ऐसा हो गया लोगों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के चक्कर में, उन्हें ये लग रहा है कि जितना नया कंज्यूम कर सकते हो कर लो, सारी दुनिया बैठे बैठे यहीं घूम लूँ मैं, इसलिए आई थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू वेज ऑफ टेलिंग स्टोरीज। तो नई क्रिएट नहीं हो सकती हैं। Yeah. देखो जितने ह्यूमन इमोशन है उतनी तो वही है, स्टोरीज तो वही है इवेंचुअली। पर द वर्ल्ड कैन बी न्यू वर्ल्ड कैन और बी सर देखने आएंगे लोग थिएटर में अगर आप Guaranteed. अगर आप ढूंढोगे ऐसे। और तुम्हारी फिल्म की तो ज़्यादा पब्लिसिटी और मार्केटिंग भी नहीं हुई थी। डेफिनेटली नॉट। कितने दिन पहले तुमने ट्रेलर लॉन्च किया था? 2 हफ्ते पहले, बस। 2 हफ्तों तक, यानी 21 मई को मेरा टीजर लॉन्च हुआ था। 20 मई तक किसी को पता भी नहीं था ये फिल्म कोई है भी या नहीं, ये नोबडी न्यू। कौन सी डेट को रिलीज हुई थी? 7 जून को। 6 जून को तुम क्या फील कर रहे थे? 6 जून को सर मैं एक बताऊंगा, मैं एक्चुअली 3 जून तक, हाँ, मैं आई वाज वेरी नर्वस कि पहली फिल्म थी हिंदी में जो रिलीज हो रही थी,
और बहुत मन से बनाई थी और बहुत कन्विक्शन से बनाई थी कि ये पता था लोग देखेंगे और अच्छी लगेगी, पर ये डर था कि अगर लोग फ्राइडे को ही नहीं आए तो फिर वर्ड ऑफ माउथ ट्रैवल कैसे होगा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ के लिए भी आपको एक बेसिक वर्ड जनरेट करने के लिए लोग चाहिए। तो वो आई वॉज होपिंग कि फ्राइडे को लोग आ जाए थिएटर में। फोर्थ को हमारे प्रोड्यूसर ने एक स्क्रीनिंग की थी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो पीवीआर की टीम थी पूरी और सारी पीवीआर आइनॉक्स की सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको बुलाया था। उस स्क्रीनिंग के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, वो बाहर आके बोले यार ये फिल्म चलेगी, हाँ ये हम बहुत एक्साइटेड इसको देख के, हम पता ही नहीं था ये सब ये क्या क्या यार क्या है, तो वो इतने एक्साइट हो चुके थे। और तब तक ना ये सिंक इन नहीं हुआ था कि ये पब्लिक, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया उन सारे लोगों ने कि हमें पता लगता है इसका ओपनिंग अच्छा लगेगा। तो ये आई थिंक ये इंडिकेटर्स यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। लास्ट मिनट तक, जैसे संडे को मोदी सर की ये थी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, इंडिया पाकिस्तान मैच थी। मैं बोला संडे मेरा फर्स्ट संडे है, इंडिया पाकिस्तान है, बोला कौन आएगा शाम के शोज़ के लिए, प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी है, कौन आए, सब देखेंगे घर पे बैठ के। पर माई संडे वॉज आउटस्टैंडिंग संडे। वी वेंट, भी रात को मैंने फ़ोन किया डिस्ट्रीब्यूटर को, बोला क्या सर क्या क्या लग रहा है, बोला नहीं लोग तो आ रहे हैं फिल्म देखने, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है इंडिया पाकिस्तान हो कुछ भी हो। तो दैट वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, और मुझे वही लगा कि लोगों ने ये कभी तय किया था कि ये फिल्म देखनी है। आई थिंक उन्होंने ट्रेलर या पोस्टर देख के लगा था कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग है, अलग है तो चाहिए, कुछ अलग है, देखते हैं। Not expecting anything from it. Most of my reviews, if when I read, not the reviews of critics or reviews of normal audience, जिन्होंने मुझे मैसेज किया या जो अपलोड करते थे उनके पेजेस पे, सबका एक कॉमन कहना था कि we walked in not expecting anything, but to see something different, and we walked out very surprised. तो ये जो एक एटीट्यूड है ना लोगों का अभी कि ऐसी फिल्मों को चांस देना, कि चलो यार देखते हैं, थिएटर टिकट निकाल के जाते हैं ऐसी फिल्मों के लिए, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। और वो अगर और ना बढ़ा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आई कैन सी दैट जस्ट इंक्रीजिंग। जैसे आपने कहा ना सर कि छोटी यानी नॉन स्टार कास्ट फिल्में स्टार कास्ट फिल्में सेम बजट में बननी चाहिए, मुझे लगता है सर अगले 3-4 साल में तो डेफिनेटली होनी चाहिए, 100% डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारी फिल्म में 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग 4 करोड़ देखते हैं। मेरे को जैसे जी वालों ने बताया था, हमारी कश्मीर फाइल 3-3.5 करोड़ लोगों ने देखी। उसके पहले दंगल को हाईएस्ट फुट ट्रैफिक मानते हैं, पता नहीं कितना होगा, आई डोंट केयर अबाउट नंबर, पर वो 3-4 करोड़ की रेंज में है। 140 करोड़ में 4 करोड़ इज़ अ वेरी सैड फिगर। उसका रीज़न ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अभी जो नया मार्केट का चैलेंज है, बच्चों का जो मार्केट है, हमने इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। हमें लगता है बच्चों के लिए बच्चों वाली फिल्म बनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पर एडवर्टाइजिंग मैंने कई साल की है, तो एडवर्टाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ यू वांट टू सेगमेंट चिल्ड्रंस मार्केट, यू हैव टू सेगमेंट पेरेंट्स मार्केट, है ना। बहुत बड़ा मार्केट होता है वो, तो आप पेरेंट्स, तो बच्चों को अपील करो, पेरेंट्स अपने आप आएंगे। तो मतलब घर में आपके अगर एक बच्चा है तो वो 2 और लोगों को साथ में लेके आता है। बच्चे की शॉपिंग कभी इंडिपेंडेंट नहीं होती, है ना। तो चॉकलेट बच्चे को लेनी है, माँ जाएगी चॉकलेट लेने, लेकिन वो कुछ अपने लिए भी खरीद लाएगी। तो आप बच्चों के लिए बच्चों वाली फिल्में नहीं बनाओ, पर जो देख के बच्चों को एक ऐसा लगे कि आई हैव बीन टेकन टू अ न्यू यूनिवर्स, जो उनके लिए एक दुनिया तो क्रिएट करो। That nobody is doing it, you know. And I think that's why they are losing out on parents market also. जहाँ बच्चे को अंदर ले आए तो 4 लोग आ जाते हैं एक साथ, है ना। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और मैं कहता मुंजा में बच्चों का 100%, आप 100%। आई थिंक मुंजा का सबसे बड़ा वर्क करने का सबसे बड़ा रीज़न बच्चे मैक्सिमम आए थे। और जैसे आपने कहा बच्चे सिर्फ अकेले आते नहीं है, फिर उनके माँ बाप भी आते हैं, फिर कभी कजन्स भी आते हैं, फिर 3 का 4, 4 का 5 ऐसा ग्रुप बन जाता है। तो मैंने कम से कम 20-25 शोज़ में मेरे फिल्म की जहाँ चल रही थी, मैंने विज़िट किया था थिएटर्स को, और मुझे हर शो में जाके ये दिखा कि हर थिएटर में एटलीस्ट अराउंड 10 to 15% बच्चे थे। तो फिर अगर वो 200 की कैपेसिटी में अगर 20-25 बच्चे दिखे, बहुत बड़ी बात है। तो 25 बच्चों के साथ उनकी पूरी फैमिली आई है, जो बाकी के लोग बनते हैं। तो ये जो टाइम था ना कि हम यूथ के लिए फिल्में बनाते थे, कि यंगस्टर्स के लिए, पर सर बच्चों का मार्केट इतना अनटैप्ड है और लोग फिल्म ही बना नहीं रहे उनके लिए, कि नोबडी इज मेकिंग। और जैसे आपने करेक्ट कहा ना कि हमारे इधर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती लोग कर लेते कि बच्चों के लिए बहुत बचकानी फिल्में बनाते हैं, और बच्चे देखते नहीं अभी वो, बिकॉज बच्चों को बचकानी कंटेंट देखने नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इस तरह यूथ का प्रॉब्लम है यहाँ बॉलीवुड में, स्पेशली मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी साल हो गए, मैंने टीवी बहुत किया है। टीवी में हॉरर हम करते हैं ना, एक्सोन और सैटरडे सस्पेंस। यूथ को लेके जो कॉन्सेप्ट है, और मैं मिलता भी रहता हूँ लोगों, टोटली मिसअंडरस्टूड है। लोगों को पता ही नहीं इंडियन यूथ क्या है।
Yeah. ओके, ये इंडियन यूथ ये है ही नहीं जिसको ये लोग समझते हैं। सबको ये लगता है इंडियन यूथ, अच्छा यूथ से ये लगता है कि दारू पी रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। अरे आप वीडियोस देखो, वो लड़का तो लगा है लाइन में, उसको चाहिए जॉब, वो लड़का फ्रस्ट्रेटेड है, घर में बैठा है, कोई उसको सुन नहीं रहा, माँ भी गाली दे रही है कि घर में पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, बाप भी गाली दे रहा है, सोसाइटी में जाता है, उसके अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन दिस कंट्री। और आप बताइए उस कंट्री में ना तो कॉमिक लेवल पे ना किसी भी लेवल पे उस यूथ को एड्रेस करने वाली फिल्म है कहाँ? है नहीं। आप मुझे एक साल में बताइए कौन सी फिल्म यूथ के लिए बनी है? ये जो गाना ना गाते हैं हम लोग, वो यूथ नहीं है इंडिया का। इंडिया का यूथ मिडिल क्लास। भाई तुम भी तो यूथ रहे होगे ना, हाँ। तो उन कौन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल सर खेलता है इंडिया में? मैंने देखा है एज 21 ईयर ओल्ड में, जब मैं हैदराबाद में था, मैं निकल रहा था वहाँ से, तभी मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था जो मेरी उम्र का था। वो महेश बाबू का इतना बड़ा फ़ैन था, और वो पूरे सैलरी, जो महीने की सैलरी होती है, उसमें से 50 या 60% पैसे खर्चा करता था फॉर फिल्म्स, टिकट निकाल के फिल्में देखने। तो ये जो यूथ था ना, वो एस्पायर करते थे ऐसे एक्टर्स, हीरोज, उनकी हीरोइक स्टोरीज को, जो साउथ की फिल्में भी चल रही है, पुष्पा से लेके ये सारी फिल्में जो ट्रेंड शुरू हो गया पोस्ट पैंडमिक, ये या कल की देख लो सर, ये सारी यूथ है जो ऐसी फिल्में देख रही है। दे आर लुकिंग एट एस्पिरेशनल फिल्म्स, जो उनको उनके, जैसे आपने कहा ना कि अगर मेरी ये लाइफ है तो मुझे इस लाइफ से पूरी निकाल के एक पूरी फिल्म बाहर कहीं ऐसे दुनिया में रख दे जो दुनिया मुझे देखने में मजा आए। ऑन दैट एस्पिरेशन ऑफ लार्जर देन लाइफ, दैट एस्पिरेशन ऑफ एक्शन, ह्यूमर, दैट एस्पिरेशन ऑफ ऐसे वर्ल्ड जहाँ पे आपके अंडरडॉग्स हीरोज है, एज एस्पिरेशन ऑफ जहाँ पे आपको जैसे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम व्लॉग्स या वीडियो ब्लॉग्स अभी जो चल रहे हैं, उसमें कल्चर की बातें होती है, उसमें अपने रिलीजन की बातें होती है, उसमें अपने पुराने सिविलाइजेशन की बातें होती है। ये देखता सारा यूथ ही है। तो ये जो यूथ है, अरे वो रणबीर सिंह अलाहाबादिया करके एक पॉडकास्टर है, बियर बाइसेप्स, वो तो विशीकरण, क्या मतलब हिप्नोटिज्म और इन सब पे करता है, पीपल 100%, और यूथ ही है उसका ऑडियंस। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं किसी को नहीं, आज पहली बार तुम्हें बता रहा हूँ, ये एकदम से तुमसे मज़ा आया बात करके मुझे। कश्मीर फाइल्स जब आई तो तमाम, चूंकि पॉलिटिक्स से डील करती थी, पॉलिटिकल बात होगी। अभी डेली फाइल्स में से ज़्यादा भी पॉलिटिक्स होगी। तो सब लोगों को ये लगने लगा कि अरे यार ये फिल्म तो इस रीज़न से चली है कि कश्मीरी पंडितों का पेन दिखाया है। ऑफ कोर्स, आई मीन पीपल कनेक्ट विद इट, पर लोग ये भूल जाते हैं वो एक बैकग्राउंड है, वो एक दुनिया है, राइट, पर उसको लीड करने वाला कोई और है। पीपल, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, अब तो 2 साल हो गए, और उस फिल्म की तो एक कल्ट फॉलोइंग है, एक भक्ति जैसा है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स आई गेट इज कि वो जो आपका हीरो था ना, वो कृष्णा पंडित, वो जो लास्ट में स्पीच दी ना, वो हमारे दिल की आवाज़ थी। पीपल डू नॉट रियलाइज दैट फिल्म वर्क्स फॉर सम वेराइटी ऑफ। मुझे ऐसा लगता है वो लास्ट की 15 मिनट की जो स्पीच थी उस लड़के की, दैट कनेक्टेड विद द यूथ। सबसे अधिक ऑडियंस यूथ की है, बुढ़े लोगों ने इतनी नहीं देखी जितनी यंग लोगों ने देखी है। भाई कॉन्वर्सेशन तो यंग लोग ही करते हैं। पर सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने कश्मीर फाइल जब भी देखी थी, आई थिंक बियॉन्ड, एक बात लोग जो ऑडियंस तो समझती नहीं है बिकॉज वो फिल्म देखने आते हैं, बट एज अ क्राफ्ट अगर फिल्म वर्क होती है तो उसमें से उसका फिल्म मेकिंग का क्राफ्ट भी वर्क होता है। वो सिर्फ सब्जेक्ट के लिए नहीं वर्क होती, बिकॉज द वे अ फिल्म इज टोल्ड, दैट क्राफ्ट ऑलवेज सुपरसाइड्स द बेसिक मॉरल ऑफ इट। तो मुझे लगता है जो इम्पैक्ट था उस फिल्म का, वो इतना फिनोमिनल आज भी लोगों के मन में है। वो जो सीक्वेंसेस थे, तो इट कुड बी अ सम ऑफ एवरीथिंग, यू नो, जस्ट सम ऑफ मोमेंट्स इन द फिल्म, जहाँ पे चिन्मय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैंने चिन्मय का क्या फिनोमिनल एक्टर है, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट, कुछ भी बन जाता है। ऐसा बंदा जो शिवाजी महाराज भी कर रहा है कुछ भी मराठी में, और उसी साल एक टेररिस्ट भी बन रहा है, यासीन मलिक बना। तो ये जो सारी मोमेंट्स थी ना फिल्म की, तो आई थिंक लार्जर टेक अवे एज अ यूथ व्हेन आई वॉच अ फिल्म लाइक दिस, आई टेक अवे द फिल्म एज अ होल, कि फिल्म की मल्टीपल मोमेंट जो इम्पैक्ट कर जाती है। तो ऑब्वियसली कितनी फिल्में सर उसके बाद अभी भी बन रही है जो कोई बड़े वैसे इशू को लेके फिल्म बन रही है, पर अगर फिल्म में दम नहीं है तो फिर हाँ, प्रॉब्लम क्या वही होता है। कश्मीर फाइल्स का सबको लगा अरे यार ये सब्जेक्ट ये चलते हैं, पॉलिटिकल फिल्म तो हम भी बनाते हैं, तो लोग हम यार 4-4 साल रिसर्च में। डेली फाइल्स जो अभी मैं बना रहा हूँ, इसका रिसर्च हमने 20 मार्च 2020 को चालू किया था। हम कश्मीर फाइल शूट करने जा रहे थे श्रीनगर, कश्मीर, और मुझे हमारी परमिशंस वगैरह काफ़ी थी और सेंसिटिव एरिया था, तो और मिथुन चक्रवर्ती वगैरह सबको जाना था वहाँ। तो फिर होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया 16 मार्च को या कुछ, कि सेक्शन 144 लगने वाला है पूरी कंट्री में, राइट। तो अगर आप वहाँ जाओगे तो शूटिंग तो नहीं कर पाओगे, तो सोच लो। तो हम सोचने लगे 1-2 दिन, भाई इतना खर्चा एडवांस दे चुके थे।
फिर हमें ये पता लगा कि नहीं फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, तो हमने कहा हम फंस जाएंगे, तो वी कैंसिल्ड ऑल द टिकट्स 19 को, हम गए ही नहीं। तो अब हम क्या करें, टीम तो रिसर्च की बैठी है सारी, हमारे असिस्टेंट्स भी बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो इस सब्जेक्ट पे काम चालू करते हैं। अच्छा। हाँ, तो कश्मीर ओह। फाइल भी 4 साल लगे थे, इसको तो ओह, ज़्यादा लग गए, हाँ। 4-5 साल लग गए, क्योंकि बीच में मैंने वैक्सीन वॉर की। करेक्ट करेक्ट। वैक्सीन वॉर हमारा क्या था, वी मेड इट फॉर OTT, हमारा Yes. हॉटस्टार के लिए हमने बनाई थी वो। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म सर। हाँ, पर उसको फिर क्या हो गया लास्ट में, फिर तब तक कुछ चेंज हो गया। सब ने बताया कि जो अवार्ड्स होते हैं, हाँ। जब तक आप थिएटर में रिलीज नहीं करो तब तक अवार्ड्स के लिए Awards, नहीं जा correct, सकते। correct, correct. एंड आई वांटेड टू पुट दिस फिल्म Yeah, फॉर yeah. नेशनल अवार्ड्स एंड Yeah. अदर फेस्टिवल्स एंड ऑल। Yeah. तो हमने उसका एक टेक्निकल रिलीज किया, बट बेसिकली तो इसलिए ये फिल्म थोड़ी डिले हो गई, डेली फाइल्स। अच्छा। पर इसमें भी 4 साल से रिसर्च चल रहा है, हजारों हजारों पेज का एक डायलॉग, एक फ्रेम, कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें गलत है। तो तुम्हारी मुंजिया के पीछे अगर सक्सेस है, बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग दिस सब्जेक्ट Yes, फॉर अ sir. लॉन्ग टाइम। तो मैं चाहे ओल्ड स्कूल बोलो चाहे न्यू स्कूल, मैं ये मानता हूँ कि आप अगर एक सब्जेक्ट के साथ काफ़ी वक्त तक जिंदा नहीं रहोगे, अनलेस दैट सब्जेक्ट बिकम्स योर नेचुरल लैंग्वेज, इनर कॉलिंग होती है वो। इनर को, तब तक वो फिल्म में वो ऑनेस्टी सिंसियरिटी दिखती, दिखेगी नहीं नहीं, दिखती। है ना। फिर I वो agree with you. मैन्युपुलेट करने लोग हो गया है। बनाए हॉरर फिल्म, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम सिर्फ इसलिए हॉरर फिल्म बनाओ या हॉरर कॉमेडी कि यार ये चलता है सब्जेक्ट, चलो। पार्ट 2 पार्ट 3 तो नहीं फिल्मों बनेगी। के अच्छे होते हैं, तुम बताओ। करेक्ट करेक्ट। चल जाती हैं, पर पार्ट 2 पार्ट 3 के कहाँ सर अच्छे जैसे मैंने ऐसे अमर कौशिक जो मेरे प्रोड्यूसर भी है इस फिल्म में, अरे हमारे प्रोड्यूसर अमर इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन माई फिल्म। उससे स्त्री बनाई थी। मुझे पता है कोई भी स्त्री अटेम्प्ट करके दिखाए, अमर जैसे नहीं बना पाएगा। नहीं। बिकॉज उस दुनिया की अभी कौन बना रहा है इसको? अमर ही अमर नहीं सीक्वल बना पार्ट 2 आ रही है जो। हाँ, तो अमर नहीं बनाई है। पर मुझे पता है कि जैसे हर फिल्म मेकर की ना एक कमांड और एक ये होती है, उस समझ होती है उस दुनिया के बारे में, वो उसी को पता होती है। अगर वो करेक्ट बैठ जाए ना, तो वो जैसे आपने कहा ना इनर कॉलिंग, वो भले स्त्री 2 स्त्री 3 4 5 बना ले, वो अमर अगर बनाएगा ना तो वो सही बनाएगा, मुझे पता है। कोई दूसरा अटेम्प्ट कर लेगा ना तो वो वैसे नहीं बना पाएगा, बिकॉज आप उसके साथ रहते हो इतने साल, या यू लिव विद दैट सब्जेक्ट फॉर सो मेनी इयर्स दैट यू नो दैट सब्जेक्ट बेटर देन एनीथिंग एनीबडी एल्स। Yeah. एंड दैट गोज फॉर मोस्ट फिल्म मेकर्स। मराठी में हम देखते थे सर, सारे नए फिल्म मेकर्स जो आके फिल्में बनाते थे, अगर वो उनकी स्टोरी बताते थे ना तो वो फिल्में बहुत बढ़िया बनती थी। कि वो उनके गांव के, जैसे नागराज मंजुड़े थे, हाँ, उसने हाँ, सैराट जो बनाए वो उसकी स्टोरी बनाए, वो उसके दुनिया की फिल्म, उसके दुनिया से। सैराट फिर हिंदी में बनी। Yes. क्या हुआ उसका? तो वही है सर, आप अडाप्ट करके एक लेवल तक लेके जा सकते हो, पर अगर आप वहीं से आते हो और आप अपनी कथा बताते हो ना, अपनी दुनिया की कथा बताते हो, तो वो और टेम्पटेशन में मुझे इतना अभी तक, मतलब मैं अभी भी मैं अभी जो डेली फाइल्स कर रहा हूँ, मुझे सब लोग कहते हैं इसका नाम कश्मीर फाइल 2 रख दो। ओके, और इतने सब, कोई स्टूडियो नहीं बचा, यानी सब तुम भी जानते हो सब, एवरीबडी। इनफैक्ट दिनेश हैड कॉल्ड मी एट 1 o'clock एट नाइट, वरुण धवन और दिनेश ने मुझे फ़ोन किया था। दैट्स व्हाई आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर दिनेश ऑल्सो। जिस दिन कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई थी उसी रात को ये लोग देख के आए थे। 1 बजे मुझे फ़ोन किया, मैं US में था, तो और 1 घंटे बात करता रहा, वरुण भी और विजन भी, या दे वर टॉकिंग टू मी। बट मैं ये कह रहा हूँ, तो कश्मीर फाइल्स के लिए तो मुझे इतने ऑफर्स आए, मतलब भर भर के पैसों के साथ, कि आप बना दो, बस Part बना, 2. पार्ट 2 बना दो इसका, बस किसी तरह। कई तो ऐसे थे, कुछ भी बना दो, आपने हिट फिल्म बनाई, कुछ सिर्फ भी नाम बना रख दो। नहीं, नाम भी नहीं रखो, कुछ भी बना। अच्छा। आपको जो बनाना है बनाओ। हाँ, correct. ऐसे थे। पर बहुत सारे लोगों ने बोला, अभी भी डेली फाइल्स के लिए कहते हैं इसका नाम आप कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 रख दो इसका। तो फिल्म, क्योंकि लोगों को चाहिए गारंटीड सक्सेस एट द उसको बॉक्स देख के ऑफिस। लोग आएंगे। हाँ, पर मैं उस तरह से करता नहीं, सर नहीं, क्योंकि वो वो चैप्टर खत्म हो लोग गया। देख लेते हैं वो। एंड आई डिडंट मेक दैट फिल्म ये सोच Yeah. के कि मैं पॉलिटिकल फिल्म बना रहा हूँ, मैं तो एक ह्यूमन ट्रेजेडी की फिल्म बना रहा हूँ। यस। और अभी जो डेली फाइल्स बना रहा हूँ, ये भी पार्टीशन से लेकर अभी तक है, तो वो भी एक ह्यूमन कंसर्न की फिल्म है। मेरे दिमाग में पॉलिटिक्स नहीं है उसके अंदर। Correct. ओके, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम अब तुम्हारे साथ ये टेम्पटेशन आएगा कि मुंजिया 2 बनाओ, 2 बना ही रहे होगे तुम पक्का। तो मुंजा के बारे में तो डेफिनेटली हमने ये सोच के लिखी 2, थी 3 कि बनाएंगे। इसका पॉसिबिलिटी उस कैरेक्टर को Franchise के लिए वो आगे character। लेके जाना। और बिकॉज ये बच्चों के लिए फिल्म बनी है ना, तो मुझे लगता है कि ये जो ऑडियंस होती है ना, वो आपके साथ फेथफुल रहते हैं काफ़ी साल तक। अगर अब आप तुम उस पे ये space में- प्रेशर आएगा कि इसमें स्टार लो अगले वाले में, तब क्या करोगे? मे बी आएगा नहीं आएगा, आई एम अज्यूमिंग कि अगर मैडॉक है तो नहीं आएगा। आई एम श्योर नहीं कि आएगा। उनको अच्छा, समझ है wonderful। कि ये फिल्म चली ही क्यों है, बिकॉज उसकी एक आइडेंटिटी है। मुंजा जो है आपका, वो स्टार है नहीं, वो 3D कैरेक्टर है, और उसको तो स्टार रिप्लेस कर नहीं सकता कोई। हाँ, वही तो स्टार वो है। कोई भी फिल्म में डाल दो आप, अभी वो स्टार बन गया उस फिल्म का। तो उसके साथ कोई अलग स्टार की ज़रूरत ही नहीं है। बट मुझे ये पता है कि इस फिल्म को एज अ स्टोरी आगे लेके जाने के लिए उसके इमेंस पोटेंशियल है, अगर इस फोकलोर को ही हम थोड़ा और देखें तो। क्योंकि इस फोकलोर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने खोली भी नहीं है अभी तक, जो हमें खोलनी है।
आगे लेके जाके अगले अगले पार्ट में। तो ये जैसे मुझे लगता है अगर मार्वल अपनी 20-30 साल की स्लेट खोल सकता है और ऐसी फिल्में बना सकता है उसी कैरेक्टर्स को लेके, उसी हल्क को लेके, उसी थॉर को लेके, तो उनके अगर वो कोई कैरेक्टर चल जाता है तो उसके अराउंड जो दुनिया है उसको आप एक्सप्लोर करते अगर और डीपली जाओ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुलती जाएंगी जो लोगों को देखना बहुत पसंद लोग करेंगे थिएटर में। तो मुंजा के बारे में वो है। अभी उसके अलावा कोई भी दूसरा जॉनर अगर मैं टच करने जाऊँ ना, तो ये तो मैं सर आपने जो कहा ज़रूर सोचता हूँ कि इज़ दिस माई इनर कॉलिंग, इज़ दिस फिल्म कमिंग टू मी एज अ फिल्म दैट आई वुड वांट टू मेक रादर देन अ प्रोजेक्ट। और ये चीज़ मैं बहुत पहले से बिलीव करता हूँ कि प्रोजेक्ट तो नहीं बनाने, फिल्में बनानी है। तो देन यू ओनली नो व्हेन यू रीड समथिंग कि ये इज़ दिस समथिंग यू विल इन्वेस्ट योर 3 years ऑफ योर लाइफ टू, क्योंकि आप फिल्में तो उतनी बनाने वाले हो। तो ये आपने 3 साल जो है आपके प्राइम 3 साल और कुछ भी कर लो, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे हाँ, पकड़ो, एक सर। फिल्म 2-3 साल एक डायरेक्टर ले ही लेती है, 100% लेती है ना? और आपके लाइफ के बायो में वो नाम लग जाता है, लग जाता है। तो उसके साथ आप जुड़ जाते हो लाइफ लॉन्ग। तो यू और हैव टू Munja will give you an opportunity to deal with so many social issues and things Yes. and characters. And Yes. will you change the villages also, or you yes stay in the same yes place? no, I will definitely change. I'll try to, but I will not change the world if I do a Don't Munja change the 2. world. I will keep the same world. In that world I will go little more interest, थोड़ा उसका स्कोप स्केल ये थोड़ा चेंज कर दूंगा, उसका वे ऑफ टेलिंग में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ वो जाएगा ठीक है, और धीरे-धीरे स्केल भी अप और करोगे स्केल ना। अप करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम मुंजा जो अलग फिल्में बन रही है अभी, आई एम मेकिंग माई नेक्स्ट फिल्म दैट आई एम गोइंग ऑन फ्लोर इमीडिएटली इज अ फिल्म दैट वी वर राइटिंग व्हेन मुंजा का शूटिंग वाज डन। पता भी नहीं था तभी मुंजा चलेगी नहीं चलेगी, पता भी नहीं था कि उसका। तो ये दिनेश विजन की फिल्म है जो उनकी मैडॉक जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का एक नया हिस्सा था जो वैम्पायर्स, इंडियन वैम्पायर्स के ऊपर फिल्म बनी है, जो हमने रिसर्च पे हमारे मिथिकल क्रीचर्स को ढूंढ के निकाला था जो इंडियन माइथोलॉजी से रेफरेंस आते हैं वैम्पायर्स के। और वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर है जो लोगों ने उसको टच भी नहीं किया, उनको पता भी नहीं उसके बारे में। तो हम क्या ना पहले वैम्पायर सोचते हैं तो वेस्ट की फिल्में सारी दिमाग में आती है, आंखों के सामने आती है कि जो ड्रैक्यूला से लेके वो सारी फिल्में। बट इंडियन माइथोलॉजी में भी हमारे टेक्स्ट में वैम्पायर्स के रेफरेंसेस है विच आर असुराज, अ डिफरेंट काइंड ऑफ असुराज। तो उनके अराउंड एक अलग दुनिया क्रिएट करना, उनके अराउंड एक अलग स्टोरी बनाना, अभी उसके पीछे काम चल रहा है। और अगेन आई फील अगर आप लोगों को ऐसी दुनिया दिखा सकते हो जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, जो मुझे लगता है उन्होंने देखी नहीं है, जिस हिसाब से हम दुनिया ये सेटअप कर रहे हैं, तो देन इट इज़ अगेन सो माई सर होल फोर्टे I always feel would be, and my intention would be to do a film where I have the opportunity to build a world you have not seen before. And that world that I'm trying to build, I am trying to see कितना यूनिक बनाऊँ जो रिसर्च करके जहाँ वहाँ जाके वहाँ देख के ऐसी एक सेटअप और स्टोरी दिखाओ जो आपको ट्रेलर देख के लगे ये कभी देखा नहीं है तो ये चलो ये देखते हैं। तो एंड आई एम श्योर नाउ दैट पीपल हैव दैट, पीपल टेक चांसेस, पीपल वॉच मूवीज, दे गिव दोज मूवीज चांसेस। तो वो टेम्पटेशन से थोड़ा दूर रहना कि किसी स्टार के लिए फिल्म ना बनाए, पर अगर वो फिल्म का कोई एक एक्टर हिस्सा हो तो वो कैरेक्टर बन के आ जाए। और आई एम रियली एक्साइटेड, और मुझे देखना है अगले 3-4 साल में, नॉट ओनली माई फिल्म्स, ऑल अदर फिल्म्स, हाउ मोस्ट ऑफ दीज एक्टर्स हु हैव अ ग्रेट पुल एट द बॉक्स ऑफिस, हु हैव अ ग्रेट फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया, इफ़ दे आर इन द राइट फिल्म एंड इन द राइट स्पेस। जैसे मैंने अभी एक फिल्म देखी महाराज बोल के, विजय सेतुपति की फिल्म थी। सर ब्रिलियंट फिल्म है वो। और वो एक एक्टर है ना जो मुझे लगता है ऐसा एक्टर है कि जो अपनी ऑडियंस, अपनी फैन फॉलोइंग को ना इतना सही न्याय देता है वो, कि वो करेक्ट फिल्मों का हिस्सा बनता है। वो अपनी इमेज के लिए फिल्में नहीं सिलेक्ट करता, वो उस फिल्म का वो पार्ट बन जाता है। तो इतना बड़ा एक्टर है वो, कोई भी फिल्म कर लेगा अगर वो, इफ़ यू वांट्स टू गो दैट रूट। महाराज इज़ अ वेरी स्मॉल फिल्म फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ सेटअप एंड स्केल, बट ही इज़ मेड दैट फिल्म अ बिग फिल्म बाय बीइंग इन इट। तो मुझे वही लगता है कि वी नीड मोर सच एक्टर्स, यू नो, हु। देखो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट स्टार्स और स्टारडम, आई Yeah. हैव नो प्रॉब्लम्स, आई एम अगेंस्ट इनइक्वालिटी, और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ हमें हर समय। देखो, एज अ डायरेक्टर, जब तुम, अभी हम 2 लोग बैठे हैं, वी आर टॉकिंग लाइक इक्वल्स, वी आर Yeah. टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स। Yeah. तो इसीलिए एक ओपन गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज़ यहाँ पे Right. हो रहा है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, Yeah. राइट। लेकिन अब समझो यही कन्वर्ट कर दो, अब तुम लो एक पॉडकास्ट और सामने एक स्टार बैठ जाए जो एक सक्सेसफुल फिल्म का स्टार है समझो, या स्टारडम है जिसकी, अब ये पूरा कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाएगा। इसमें ना तो इक्वालिटी रहेगी, ना इसमें एक्सचेंज ऑफ ऑनेस्ट फ्री फ्लोइंग आइडियाज़ रहेगा, बिकॉज स्टार विल ऑलवेज बी कॉन्शियस कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ, कैसे खड़ा हो रहा हूँ, मेरी इमेज क्या बन रही है। ओके, जब आप इतने ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं या आपकी स्टेक्स ही सारी इमेज के ऊपर हो जाती हैं,
तो आप रियल टैलेंट से तो कभी बात ही नहीं कर सकते हैं। सही प्रॉब्लम वहाँ पे है। प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता और लोग गलत समझते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट स्टार्स, आई एम अगेंस्ट द पेरिफेरनालिया अराउंड द स्टार। ओके। अब एक डायरेक्टर जब एक्टर से मिल रहा है, अब मुझे कई लोग मैं मेरे साथ कई बार ट्राई किया, मैं तो आई गिव अ डैम टू इट। अच्छा वो किसी आपको एक्टर से अगर मीटिंग फिक्स करनी है, मिलना है किसी फिल्म के लिए, ओके तो नहीं अब आप ये करिए, इतने दिन रुकिए, अभी सिनॉप्सिस भेज दीजिए, एक पेज भेज दीजिए, फलाना कर दीजिए, ढिमका, हम सबको पता है ये क्या गेम चल रहा है। ओके तो मैंने कहा तुम्हारा लेना देना क्या है, डायरेक्टर एक्टर की बात है। करेक्ट। एंड वाई शुड आई सेंड एनीथिंग टू यू, मैं डायरेक्ट एक्टर मिलेगा, मैं उसको सुना अपने हिसाब से सुनाऊंगा, बात करूंगा एंड ऑल दैट। महाभारत में कर रहा हूँ, हाँ। ओके और वो भी उसका भी जो इंटरप्रिटेशन है वो डॉक्टर एस एल बायरप्पा ने किया है, जो अच्छा। 95-year-old का कन्नड़ा राइटर। वाह। एंड जो हजारों उसके इंटरप्रिटेशन से इट्स सपोज टू बी द बेस्ट, ज्ञान उनको साहित्य कला अकेडमी अवार्ड मिला है, वन ऑफ द लेजेंड। वाह। मैं वो कर रहा हूँ, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा। मैंने कोशिश की एक दो लोगों से मिलने के लिए, तो मुझे जो उनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है कहती है नहीं उसका सिनॉप्सिस भेज दो। अच्छा। अच्छा तो किस रोल के लिए, मैंने कहा अच्छा चलो समझो फॉर एग्जांपल अर्जुन के रोल के लिए मैं क्या सिनॉप्सिस भेजूं, हाँ। यानी मैं महाभारत की क्या सिनॉप्सिस तुमको भेजूं, ऐसा क्या है जो रिवील हो जाएगा। हाँ। आदमी को यही डिसाइड करना है कि भाई अर्जुन को लेके आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, या द्रौपदी को लेके सही। एज अ डायरेक्टर आप किस दिशा में जा रहे हैं। Correct। इज योर भाई दो तीन तरीके हैं, या तो माइथोलॉजिकली बना सकते हो, हाँ। तो महल वहल और वो 10-10 किलो के मुकुट जो कि अनरियल है, जो सही। सही। और अगर आप हिस्टोरिकल बना रहे हो तो आप थोड़ा रियलिज्म में जाओगे, यही तो आप क्या टेक हैं आपके। लेकिन उसकी सिनॉप्सिस मैं कैसे भेज सकता हूँ। ओके ये जो प्रॉब्लम है पूरा का पूरा रिलेशनशिप बिटवीन अ डायरेक्टर एंड एक्टर, जो पूरी करप्ट हो चुकी, जो है ही नहीं, जो इतनी उसके बीच में बैरियर्स हैं। तुम मुझे बताओ, तुम तो फिल्मी खानदान के, एक सिटिंग नाम की चीज़ होती थी, एक एक्टर आता 100% था डायरेक्टर के yes। पास, प्रोड्यूसर के घर पे होती थी सिटिंग, वो आता था डायरेक्टर और सब बैठते थे, डिस्कशन होते थे, सीन पे बात होती थी। वो तो एक्टर ये बोले ये मुझे समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसको कैसे करना है, अच्छा ये कॉस्ट्यूम क्यों है, ये सारे सवालों का मैं समझता हूँ जवाब। लेकिन आज जब आप मिलते हैं मोस्ट ऑफ द स्टार्स, द फर्स्ट थिंग विच इज़ इन देयर माइंड इसकी इससे मेरी इमेज कैसे बेटर होगी, मेरा इंस्टाग्राम में कैसे वैलिडेशन स्ट्रॉन्गर होगा, इसमें मेरा क्या होगा, मैं। और होता क्या है, वो एक मैं के चक्कर में सब कुछ उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। फिर प्रोड्यूसर का फोकस, डीओपी का फोकस, सेट पे स्पॉट बॉयज का फोकस, सबका फोकस एक आदमी पे आ जाता है, और जो कहानी है इसलिए वो सेकंड सीट लेती है। ये मेरी एनालिसिस पर है। सर मुझे एक बात बताना, अभी आपने यू हैव सीन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, ये लास्ट 2 साल और आने वाले कुछ साल में ये जो पूरा मिथ है ये ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहा आपको? थोड़ा सा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये देखो एटलीस्ट एक अवेयरनेस। मेरा ऐसा मानना है, ये मैं तुम्हें ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जब जेन्युइन फिल्म मेकर्स होंगे और जो कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार होंगे तो ये मिथ पूरा गिर जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा बिजनेसमैन होंगे और कम फिल्म मेकर्स होंगे तो फिर वो सिस्टम। बट सर वो डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में आई एम श्योर वो बैलेंस तो ऊपर नीचे होते रहता है। Yeah। आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट द मिथ कि यू आर नॉट बिगर देन द फिल्म, ये जो मिथ है ये ऑडियंस को समझ में आ गया है, फिल्म हाँ। इंडस्ट्री को नहीं समझ में आया। तो ये थोड़ा आपको ऑडियंस लग रहा के है दिमाग में ये आ गया है कि हाँ कि ऑडियंस अगर नंबर्स इवेंचुअली आपको दिखाएगी बॉक्स ऑफिस पे कि ये नहीं वर्क होगा या ये वर्क होगा, ये नहीं चलने वाला, आप कोई भी किसी को भी लेके आओ हम नहीं देखने वाले, और यहाँ पे कोई भी नहीं है फिर भी हम देख रहे हैं। अगर ये ट्रेंड आपको बढ़ते हुए दिख रहा है तो ये मिथ धीरे धीरे कम होते हुए भी दिख जाएगा, आई एम अज्यूमिंग। मैं तो मुझे तो पूरा विश्वास है, और इसीलिए मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज अगर इस तरह से मुझे सबसे 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें लगी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइडेड टू डू द काइंड ऑफ कास्टिंग यू डिड, उससे क्या हुआ, तुम्हारी फिल्म और तुम निकल के आ गए बाहर। Yes। योर फिल्म बिकेम द हीरो। Yes। ओके एवरीबडी एल्स इज सबऑर्डिनेट टू द स्क्रिप्ट। ओके और जब तक ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो कि स्क्रिप्ट के, मैं अभी एक और लड़के को मैंने बुलाया था, तुषार से तो मेरी बात है, वो मामला लीगल है, एक टीवी में अरे बढ़िया, आउटस्टैंडिंग है ना, तो आई कॉल द डायरेक्टर ऑफ दैट सीरीज फॉर द सिंपल रीजन, मैंने उससे ये बोला कि भाई तुमने एक सब टोटल कास्ट जो है इतनी डिफरेंट रखी, तुम्हें डर भी नहीं लगा कि तुमने एक आदमी को लंगूर बना दिया और उस तरह से सटायर लेके आई, ये कैसे किया ये वो।
सो ही सेड नहीं, मेरे को वी वर टोटली कन्विंस्ड कि अगर हम इसमें थोड़े नोन फेसेस लाएंगे देन वी विल बी कॉम्पिटिंग विद द सेम काइंड ऑफ OTT शोज लाइक एवरीबडी एल्स इज डूइंग, Yes. यार एक शो अच्छा है, 2 स्टार्स होने चाहिए इसके अंदर। 100%. सो कहता है वी न्यू, ब्रैकेट में बैठ जाता है हाँ, ना। बट वी वांटेड टू स्टे अपार्ट, एकदम अलग हम लोग रहना चाहते थे। ऐसे ही मुझे किरण रॉ एक बार फ्लाइट में मिली थी एंड शी वाज टेलिंग मी, हम पूरे 2 घंटे साथ में थे, दिल्ली जा रहे थे, तो शी टोल्ड मी अबाउट हर फिल्म एंड कह रही एक बहुत छोटी सी फिल्म है, आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन दिस। मैंने कहा मैं जब बैठे सुन के यहाँ बैठे बैठे ही बगल में मेरे को इंटरेस्ट आ गया इस हाँ, कॉन्सेप्ट में। yes. तो तो लोग वही देख लेते सर, 100%. मैं क्या ऑडियंस नहीं हूँ, 100%. मैं भी तो लोग ही हूँ। 100%. लेकिन मुझे जैसे फिल्मी लाइन में क्या होता है, तुम्हें कोई मिलेगा, अरे बॉस आई एम डूइंग माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, 50 उसका 100-150 करोड़ का है, ये सर भी इधर ही है, खत्म ये है, भी है, इधर ये भी है। इंटरेस्ट लोगों का भी खत्म हो हाँ, रहा मैं है। कहता हूँ अच्छा कहानी क्या है, अरे यार 2 दोस्तों का ये, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो correct. अच्छा एक चीज़ और बिफोर वी एंड, मैं प्रॉब्लम ये है कि ये दिस इज फॉर श्योर, इसमें कोई यानी मैं ये इफ्स एंड बट्स में नहीं कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिकली भी देखो, जो स्टारडम जो है ना, वो अब वो लंबा नहीं हो सकता। Correct. इट्स नॉट पॉसिबल। Correct. स्टारडम सिर्फ उन्हीं लोगों का लंबा हो सकता है जो सिर्फ फिल्में करते हैं और कुछ नहीं। मतलब आपको कुछ नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो किससे अफेयर चल रहा है, कहाँ रहते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब गए प्लेन में, क्या एयरपोर्ट पे, यू नो नथिंग, जो टोटली ब्लॉक्ड आउट फ्रॉम द सिनेरियो है और सिर्फ जिनकी फिल्म्स आती हैं, Yes. वही लोग अब स्टारडम क्रिएट कर सकते हैं। Yes. एनीबडी हुज ऑन सोशल मीडिया कैन नेवर बी अ स्टार फॉर मोर देन 2-3 Yes, years। definitely. करेक्ट। 100%. वो उसका नेचर समझ रहे हो ना, वो उसका बदलते nature- रहता है, correct. हाँ, वो नेचर ही ऐसा है कि Yes, मतलब yes. इट्स लाइक बार हॉपिंग जैसा है हाँ, वो। तो इस बार में 6 सर, महीने और आज बाद प्लेटफॉर्म है, कल है नहीं, यू नेवर नो। हाँ, बिकॉज अब मैं तुम्हें 24 घंटे देख रहा हूँ, हाँ। मैं तुम्हारी न्यूज़ 24 घंटे कर रहा हूँ। Yes. हर समय मुझे तुम दिख रहे हो, तो अब मैंने तुम्हारे सारे एयरपोर्ट लुक्स देख लिए, भाई इतने ही हो सकते हैं एक्स नंबर। यस, जो ओवर एक्सपोज लोग हैं ना, उनको स्टार्टअप मिल ही नहीं सकती। अब इम्पॉसिबल है, दे विल रिमेन स्टार्स बट नॉट बिकॉज ऑफ देयर फिल्म्स। Yes. इसलिए तुम देखो, जिनको हम आज स्टार्स बोलते हैं, एक्चुअली उनकी कोई फिल्में तो आती ही नहीं आती नहीं है। है। जिनको हम स्टार बोलते हैं 2-3 साल से 4 साल से, मैंने तो उनकी फिल्में ही नहीं और जो देखी सर हैं। रियल स्टार है जिनका बॉक्स ऑफिस ओपनिंग लगता है, वो सोशल मीडिया पे वो नहीं है। नहीं है। Yes. और मेरे ख्याल से रियल स्टार्स हैं तुम्हारे जैसे डायरेक्टर्स। No, sir. तो हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, देखो यार। अरे सर, और मुझे लगता है सर ये बहुत बढ़िया टाइम में हम सब जो यंग फिल्म मेकर्स, आप जैसे हम, आदित्य, अगली बार जब मिलेगा तू अपनी फिल्म के साथ, विल यू बी द सेम पर्सन? और I have to be the same person. I better be the same person. If I'm not, you remind me the person I was and I will remind you. But I will tell you this that बचपन से सर यही देखा है कि फिल्में बनती है और फिल्म बनती अच्छी है और बुरी है, पर आप टिकते हो बिकॉज आप ऑनेस्ट रहते हो आपके काम में, और आपके साथ जो लोग खड़े रहते हैं उनके साथ आप ऑनेस्ट हो और उनके साथ आप पैशनेटली काम करते हो। तो ये चीज़ जो सीखी है वो भूलना डिफिकल्ट है, तो वो भूलूंगा नहीं। एंड आई एम श्योर दैट अगली बार हम मिलेंगे तभी एक अलग फिल्म होगी, मुंजा नहीं होगी, डेफिनेटली कुछ अलग होगा। पर इसी सेम आई एम होपिंग अपने कॉन्वर्सेशंस वुड हैव, जिस बारे में हम इंट्यूशंस नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे हम लोग। वो इंट्यूशंस थोड़ी आगे बढ़ के थोड़ी प्रूव हो चुकी होंगी। तो आना अगली बार जब तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म आएगी, तो definitely. डेफिनेटली यू मस्ट कम। और ऐसे भी कभी मनो, इट्स ग्रेट। Yes. तो आई रियली, तो एक बात मुझे समझ में आई, ऑनेस्टी इज द की वर्ड हियर। is the keyword, तो is the keyword. हायरार्की अगर बनाए तो सबसे पहले ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, 100%. देन कंटेंट, Yes. स्टोरी, Yes. एंड देन क्रिएटिंग द ऑनेस्ट वर्ल्ड, एंड देन एवरीथिंग Everything else after. तो यंग फिल्म मेकर्स के लिए ये हायरार्की है। होनी चाहिए। वंडरफुल आदित्य, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू योर व्यूअर्स और एनीवन? No, आई एम जस्ट थैंकफुल दैट लोगों ने जितना प्यार फिल्म को दिया और लोगों ने मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, तो आई एम रियली होपिंग दैट आई कैन वो बरकरार रखूँ, वो उस हिसाब से ही काम करूँ और उस समझ के साथ ही काम करूँ कि फिल्म अच्छी बनानी है और लोगों को एंटरटेन करना आर है। यू मैरिड? आई एम मैरिड, आई हैव गॉट 2 kids, कितने बड़े? 8 और 11। तो फिल्म में इंटरेस्ट है? लड़के लड़की क्या है? मेरा छोटा लड़का है और बड़ी बेटी है, और दोनों बहुत इंटरेस्टेड है, और वो उन दोनों को मैं एज एन ऑडियंस देखता हूँ कि मैं कुछ भी बनाता हूँ, ट्रेलर टीजर रहे कुछ भी रहे, मैं उनको दिखाता हूँ, उनकी जो रिएक्शन होती है वो देखता हूँ और गेज करता हूँ कि इन पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज वो मुझे लगता है बहुत सही ऑडियंस होती है। तो आई होप सतपुदर फैमिली की 5th जनरेशन भी I am hoping so too. Yes. राइट। सो Yes. कंटिन्यू द ट्रेडिशन, ऑल द Thank you बेस्ट। so much, sir. थैंक्स Thank फॉर you, कमिंग। thank you, sir. Thank you. Lovely. दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। Sir, wow. ये Amazing. देखो, ये ओरिजिनल खादी का फ्लैग है। या सो दिस यू कैन पुट वेरी नाइस। डेस्क पे रखूंगा मेरे। बिल्कुल रखिएगा। Yes. और ये मेरी बुक है, मैंने जितनी ये
अद्वैता और उपनिषद की फिलोसफी पढ़ी थी. Wow. Okay, so I said let's make it like today's language. तो तुम पढ़ोगे तुम्हें कहीं इसमें So let's- nothing to do with religion, is pure day-to-day life philosophy. I would love to read this. Thank you so much, sir. Thank you for Thank you. inviting me here and giving me such Hello, nice, thank you. lovely